हाँ जी। थर्ड, इट्स मोर सोशल देन इकोनॉमिक, ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन। व्हाट इज रिग्रेशन? व्हाट इज गोइंग बैकवर्ड्स? दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको एक चीज बस ऐसे ही बता दूं, लिखा होगा इसमें, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आपको समझ आएगा। चैप्टर 5 पेज जो भी पलट सकता है, 68 पे आए, 68 पे, आई डू नॉट वांट टू मिस इट। जो भी 68, अरे जल्दी आए, 68, हाँ जी। इसमें लिखा है ना, माई डियर, here we must run as fast as we can just to stay in place, and if you want to go anywhere run at double speed। समझ गए? तो यही ये है, ये इसी के लिए लिखा है, सी के लिए, ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन के लिए। इफ यू आर एट सम प्लेस यू आर गोइंग बैक, दौड़ नहीं रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो, वो इसी के लिए लिखा था। चलो भाई, 5.36 इज अबाउट, इसकी हेडिंग ये होगी, कंडीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स in early divergent countries। Condition of human resource in early divergent countries। सॉरी यार, डाइवर्जेंस नहीं, अर्ली कन्वर्जेंस। आप कन्वर्जेंसी लिखो, मैं कुछ भी बोलूं। अर्ली कन्वर्जेंस कंट्रीज, लाइन से तो कतई ना समझ में आया, मेरे को 15 मिनट लगा था समझने में। यही इसमें यह लिखा है कि when you had early convergence phase 60s 70s 80s the machines were not very complex, कोई कंप्यूटराइज नहीं था मामला, बेल्ट कन्वेयर्स एंड जेसीबी एंड ऑल, सो बाय स्मॉल स्किल्स योर ह्यूमन लेबर वाज सूटेड फॉर दैट। ये अब नहीं रहेगा, नाउ मशीन्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, यू नीड टू चेंज योर ह्यूमन रिसोर्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मशीन्स। तो अर्ली कन्वर्जेंस का जो ह्यूमन कैपिटल था, यहां से लिखो अर्ली कन्वर्जेंस 1 2 3 4 5 6 में, इन अर्ली कन्वर्जेंस, पहले मैं पढ़ के बता देता हूं फिर बताता हूं आगे। इन अर्ली कन्वर्जेंस इट वाज द अलाइनमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंडाउमेंट, मतलब लो स्किल, उसमें लिखा है ना रिलेटिवली अनस्किल्ड लेबर, विद द सेक्टर एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नेमली मैन्युफैक्चरिंग, दैट अलाउड फॉर परकोलेशन एंड स्प्रेड ऑफ डायनेमिज्म टू रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। देखो, एक बड़ी कठिन सरल सी बात को कठिन करके लिखा है। अगर किसी को बगल में इसका शॉर्ट में लिखना हो तो इसका बारे में लिख लो जो मैं समझता हूं, राइट, इनको सरल शब्दों में लिख लो। द ह्यूमन लेबर वॉज सूटेड टू वर्क, द ह्यूमन लेबर वॉज सूटेड टू द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड मशीन्स ऑफ दोज टाइम्स। द ह्यूमन लेबर वॉज सूटेड टू द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड मशीन्स ऑफ दोज टाइम्स। The human labor was suited to the work of manufacturing sector and machines of those times। समझ में आई ये बात? ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो नो लॉन्गर अवेलेबल, नो लॉन्गर अवेलेबल। नाउ मशीन्स आर नॉट एज सिंपल कि आप अनस्किल्ड लेबर को जो है उसमें डाल सकते हो। समझ में आई ये बात? ठीक है, आगे लिखें। अब इसको देखें, फिगर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे यही है। देखो, ये जो बॉल्स हैं दे आर कंट्रीज, ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा एंड विल गेट दैट। These balls are, every ball is a country, every ball is a country, ठीक। zero means poorest learning outcomes, poorest learning outcomes, poorest learning outcomes obviously of secondary students, secondary school student, 12th पास का लर्निंग आउटकम। अगर एक 12th पास स्टूडेंट मैथ्स का सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है तो इट मींस 0। अगर एक 12th पास स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में, इंडिविजुअल डोमेस्टिक होम लैंग्वेज, अपनी लोकल मदर टंग में कुछ नहीं पढ़ पा रहा है एक पोएम, इट मींस दैट इट्स 0। 100% कि वो अपना 12th के पेपर में 100 में 100 मार्क्स लेके आ रहा है। सो दैट्स तो ऑब्वियसली इंपॉसिबल कि 12th के लेवल पे वो बेसिक कंपिटेंसी वो बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है।
सी वेयर इंडिया वॉज फ्रॉम 98 टू 2007। जो देखो IND लिखा हुआ है, कहीं IND लिखा ही नहीं हुआ, वो आइडियन तो इंडोनेशिया है, सो इंडिया नहीं लिखा हुआ है। बट थर्ड फेज में सी वेयर इंडिया इज 25%। 25%। उसके बगल में एरो बना के लिख लो, वेरी पुअर लर्निंग आउटकम्स, वेरी पुअर लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, जो चाइना चाइना करते थे, एक बार जरा ऊपर जाके देखो, बहुत ऊपर देखना है, गर्दन में दर्द होगा, खूब ऊपर ऐसे देखोगे तो 10वीं मंजिल के ऊपर देखो CHN लिखा हुआ है, उसको देखो और अपने अगर इच्छा हो तो एक ऐसे चांटा मारो चटाक से अपनी कंट्री के दिया। नहीं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, दैट्स कलेक्टिव। हम क्यों मारे थे नहीं चलता है। चाइना, जापान, रशिया, USA, दे आर अबव 80% ऑफ दैट अर्निंग आउटकम्स, मोर देन 3 टाइम्स। उनका लर्निंग आउटकम हमसे मोर देन 3 टाइम्स है। ठीक है, समझ में आई ये बात? हाँ जी। दूसरी चीज आप ध्यान से एक चीज ये देखो, बहुत ही ध्यान से, आपको ऐसे हर एक में दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट वालों को भी, दैट देयर इज सम बॉल एट दिस लेवल। एक लाइन में अलाइनमेंट है ना बॉल्स की, दैट इज बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स। पहले आप देखो कि डिफरेंस बिटवीन पुअर इनकम लेवल्स एंड हायर इनकम लेवल्स वाज लेस। जो लेफ्ट साइड में पुअर इनकम बॉल्स हैं, दे वर ऑलमोस्ट, जैसे आप देखो 1980 टू 97, 3 पुअर इनकम बॉल्स, कलर्ड वालों में रेड और जो ब्लैक एंड वालों में सबसे लेफ्ट साइड की बॉल है, दे वर ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर राइट बॉल्स। है या नहीं? लेफ्ट बॉल्स आर कंपेरेबल टू राइट बॉल्स, उनका जो वाई एक्सिस पे लेवल है। देन फ्रॉम 98 टू 2007 जो लेफ्ट मोस्ट बॉल्स हैं, 4 तो नीचे ही है, सिर्फ 2 ही थोड़ी ऊपर गई है। एंड देन 2008 टू 17 जो एग्रीगेशन ऑफ लेफ्ट बॉल्स है वो नीचे जा रहा है, जो एग्रीगेशन ऑफ राइट बॉल्स है वो ऊपर जा रहा है। तो आप चाहो तो लिख लो, राइजिंग आउटपुट गैप्स, राइजिंग लर्निंग आउटपुट गैप्स, आउटपुट गैप्स बिटवीन पुअर एंड रिच कंट्रीज। समझ में आई ये बात? पहले तो ये लिखो, फिर मैं बताऊं ये है क्यों। पहले तो ये पता ही हो, राइजिंग, समझ में आई भाई? राइजिंग आउटपुट गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। अरे भाई, लर्निंग आउटकम या लर्निंग आउटपुट, आउटकम, लर्निंग आउटकम गैप्स। लर्निंग आउटकम का मतलब समझ में आया ना आपको? डिग्री का बात नहीं है ये बात है कि व्हाट इज योर अचीवमेंट्स। लर्निंग आउटकम्स गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज आर राइजिंग। अच्छा, अब आपको इसमें लिखा नहीं है, आपको पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब HDI और ये सब का दौर चला 80s में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल, फोकस वाज ऑलवेज एनरोलमेंट। फोकस वाज ऑलवेज, अरे बजने दो, अपन को क्या फर्क है। फोकस वाज ऑलवेज एनरोलमेंट। पुअर कंट्री से कहा गया कि इंक्रीज योर एनरोलमेंट, इंप्रूव योर एनरोलमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने एनरोल कर लिए। 91-92% हमारा एनरोलमेंट चल रहा है अभी प्राइमरी एजुकेशन। वी आर अबव 90% एनरोलमेंट्स। हमने सब करना शुरू किया, एनरोलमेंट करना शुरू किया, मिड डे मील स्कीम एंड ऑल दैट। वी हैव अ लॉट ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट में हमारा लेवल अच्छा है। लेवल यह है आपका कि आपने RT, राइट टू एजुकेशन में कहा 25% ऑफ प्राइवेट स्कूल शुड हैव दीज स्टूडेंट्स हु आर पुअर। क्यों भाई? सबसे ज्यादा जमीन GIC के पास है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में। देयर कैपेसिटी, उनके यहां 2-2, 3-3 फील्ड में मेला लगता है उनकी फील्ड में, तो बट स्टिल यू हैव दिस पुअर। तो ये है लेवल कि आपने एनरोलमेंट करा लिया। इंडिया में कहा जाता है कि वी आर स्पेंडिंग नियर अबाउट 4% ऑफ बजट इन एजुकेशन। इसको 6 कर दिया जाए, ये जनरली कहा जाता है। क्यों कर दिया जाए? इसका क्या करा आपने? इसको तो पहले कैपेसिटी ठीक करो। समझ में आई ये बात? फ्लैट में एक प्राइवेट स्कूल फ्लैट में बेटर लर्निंग आउटकम्स देता है बजाय कि गवर्नमेंट कॉलेज जो पूरे एकर्स में फैले हुए हैं, एकदम डाक बंगले की तरह बने। ठीक है, तो लिख लो नीचे, द फोकस ऑफ पुअर कंट्रीज, द फोकस ऑफ पुअर
कंट्रीज, हम भी उसी में पुअर में हैं, पुअर कंट्रीज इन 1780s 90s या since 70s was enrollment is enrollment ब्रैकेट में is enrollment was enrollment is enrollment, दोनों में enrollment ही है, पहले भी था अभी भी है, is enrollment का मतलब समझे ना, बस स्कूल आ जाओ, was enrollment is enrollment. This increased the learning outcomes between rich and poor. ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात? इससे और बहुत कुछ हो सकता है कि सिर्फ बजट बढ़ा के नहीं काम चलेगा। जैसे आपको मैं कुछ ऐसे ही जनरल बातें बता रहा हूं, आप चाहो तो उसको कभी भी यूज कर सकते हो, पता होगा आप लोगों को, वो बताया हम लोग आंसर लिखते समय याद नहीं करते उसे। इन इंडियन रूरल इंडिया आई हैव सीन और यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन अ कंसेप्ट ऑफ एब्सेंटी टीचर्स। इन फर्स्ट डे ऑफ मंथ दोस टीचर कम, दे राइट 30 डे एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं, इसमें डेट नहीं लिखी होती है, यू कैन फिल दैट डेट, and then they call one boy or someone of 2 or 3,000 rupee and they deploy that boy. कई सारी आंटियां हैं and I know them, they वो दूर ट्रांसफर हो गया तो they have employed some boy, वो उनकी जगह 3-4 हज़ार रुपए में वहाँ पढ़ाता है, and she is at her home, और कभी कुछ होता है तो उसको देते हैं, ठीक है। and basic शिक्षा अधिकारी and एजुकेशन में आप देखोगे कि there is a lot of earnings in that, उसमें काफी अर्निंग है because of this। समझ गए बात? हाँ जी। Sir, is this really bad? I mean, are we implying that developed countries which have good learning outcomes now never focused on enrollment in their initial? No. Everything should go hand in hand. If I came to your home and you do not have food to give me only one roti. कूड़ा अपने घर का मत खिलाओ मुझे. Don't give your garbage for me to eat. आप थाली में कूड़ा मत खिलाओ. उसी तरह एनरोलमेंट बढ़ाओ, आप रोटी 1 से 2 करो, बट वो क्वालिटी की रोटी दो. But will it come naturally with maturity? No. So that has costs. आप देखो इनका हमेशा ऊपर बढ़ा है लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम ऑफ यूएसएससी इट हैज ग्रेजुअली राइजिंग. ग्रेजुअली राइज तो करे, किसी का आपने देखा नीचे गया. आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हो, दैट्स ऑल्सो अ साइड. आई एम नॉट आस्किंग कि यू शुड नॉट हैव फोकस्ड ऑन क्वांटिटी. I think if while focusing quantity or quality has deteriorated, so that has cost. वो बच्चे नौकरी दुकान खोलने लायक नहीं बचते. सबसे दिक्कत इसमें ये है. कभी भी आपको लिखना हो तो आप इसको भी लिखने की कोशिश करिएगा कि पुअर लर्निंग आउटकम्स स्टॉप्स लिख लो. हायर डिग्री अटेनमेंट विदाउट स्किल्स. Higher degree attainment without skills results in अब मैं भूल ही गया. मैं एम्प्लॉयमेंट पढ़ाता हूं तो 14 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को बताए होंगे. एक वो होता है ना साइक्लिक, सीजनल, एक नहीं एक एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट होता है या क्वालिफिकेशन अनएम्प्लॉयमेंट. ना वो तो होता है अपनी स्किल से अंडर काम करना. एक होता है एजुकेशन या क्वालिफिकेशन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर यू डू नॉट एक्सेप्ट लोअर जॉब विच डू नॉट मैच योर क्वालिफिकेशन. चाहो तो क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट लिख लो, मैं अभी घर जाके देखूंगा अपना तो फिर बताऊंगा आपको. इट्स अराउंड 750 पेज के अराउंड है वो. ठीक है, वो जो नोट्स का लिंक भेजा है आपको उसमें है कहीं है. क्या लिखवा रहा था मैं, पहले ये लिखवा लूं. हायर एजुकेशन विदाउट स्किल्स रिजल्ट्स इन क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिखें. क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और ब्रैकेट में थोड़ी सी जगह छोड़ दें, असली नाम मैं बता दूंगा. क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. वेयर इंडिविजुअल डू नॉट गेट जॉब मैचिंग देयर क्वालिफिकेशन एंड दे कीप ऑन सर्चिंग दैट जॉब. वो उसी जॉब को ढूंढते हैं एंड दे कीप ऑन सर्चिंग दैट जॉब. आप उसी बेसिक नोट्स में देखना. आई हैव दैट कि अनएजुकेटेड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज आप देखोगे इंडिया में 4 है. सेकेंडरी का एम्प्लॉयमेंट 8 है. टर्शरी एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे 15 है. और आफ्टर और मोर एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे 25%. इंडिया में एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट रेज कर रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट्स. अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट सबसे कम है. समझ में आई बात? दैट्स बिकॉज ऑफ पुअर आउटकम्स.
दैट बिकॉज ऑफ पुअर आउटकम्स। और गलत नहीं है, सच में आप देखो अपने कॉलेजों में, देख लो जाके। इस बार वो किसी लड़के ने ग्रुप में भी शेयर किया है ना, दैट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें आप देखो, उसमें पहला क्वेश्चन यही है एमटेक वाले से जो पूछा गया मैकेनिकल से कि इन इंडिया, जिसमें मैंने मजाक में लिखा ना कि मेरा एग्जांपल दे देना, सो इन दैट क्वेश्चन इज द सेम कि कॉलेजों में इतने इंजीनियर अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयड है। लैंग्वेज पूछो, हिंदी इंग्लिश बताते हैं, ठीक। सो दैट इज अ क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और लिख लें, एक दो क्वेश्चन और लिख लें। द चैलेंज ऑफ इंडियन ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट लिटरेसी। द चैलेंज ऑफ, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इंग्लिश लिख दी मैंने। द चैलेंज ऑफ इंडियन ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट लिटरेसी बट मच डीपर, तो ये है उसका आंसर, बट मच डीपर। डीपर क्या, यही लर्निंग आउटकम्स। लिटरेसी बढ़ा, एनरोलमेंट बढ़ाना आसान है, वो तो नंबर है, यू कैन जज दैट, बट एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए लर्निंग आउटकम, अच्छा एग्जाम इज ऑल्सो नॉट द टेस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। एग्जाम्स भी लर्निंग आउटकम का टेस्ट नहीं होता है, उसमें वो कोड लोग ब्रेक कर लेते हैं कि एक यूनिट से आएगा दूसरी से नहीं आएगा, एक का पढ़ना है दूसरे को पढ़ना ही नहीं है, एक यूनिट का एक ही आएगा, है ना। एक और क्वेश्चन लिखें, इट्स इजी टू इंक्रीज एनरोलमेंट, इट्स इजी टू इंक्रीज, या एनरोलमेंट या ग्रॉस एनरोलमेंट एक ही चीज होगी। नेट एनरोलमेंट का मतलब होता है जितने गए उनको माइनस करना, तो ग्रॉस एनरोलमेंट। इट्स इजी टू इंक्रीज एनरोलमेंट but difficult to increase learning outcome levels, but difficult to increase learning outcome levels at every stage, primary, secondary, tertiary, सब at every stage, ठीक है। dot suggest some measures, suggest some measures, suggest some measures। तो भाई होमवर्क है आपका, मेजर सजेस्ट करें। What can be the measures? एक मेजर देखो लगा के लाए थे, कोई फेल नहीं किया जाएगा, तो लेने के देने पड़ गए, पड़ ही गए लेने के देने, वो स्क्रैप कर दिया गया। यू नो दैट देयर वाज अ प्रोविजन दैट नो वन विल बी फेल्ड, कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा क्लास 8 तक। तो लड़कों ने कहा इससे बढ़िया क्या है सर, काश मैं थोड़ा जल्दी पैदा हो गया, आई शुड हैव थोड़ा बार लेट होता मामला तो 8 तक तो कोई टेंशन ही ना होती, 9 से टेंशन शुरू होती। सो दैट्स प्रॉब्लम। उससे भी कुछ हुआ नहीं, उससे लर्निंग आउटकम्स फर्दर ढूंढे। एक वो भी कारण हो सकता है इसका, तो इन्होंने इन्यूमरेट नहीं किया है कि ये भी कारण हो सकता है कि हमने खासकर प्राइमरी लेवल पे एग्जाम ही स्क्रैप कर दिए थे। और देखो एग्जाम स्क्रैप इज गुड व्हेन टीचर्स आर वेरी एंथुसियास्टिक। एग्जाम स्क्रैपिंग तभी अच्छी होगी जब टीचर्स एंथुसियास्टिक होंगे। टीचर एंथुसियास्टिक नहीं, एग्जाम भी खत्म तो फिर सभी कुछ खत्म है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जाके बाहर प्लेग्राउंड में खेलो, मैं आराम से व्हाट्सएप चेक करूं अपना, तो वो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह का, ठीक है। चलो भाई, बड़ा लंबा हो गया ये टॉपिक, नहीं है लंबा टॉपिक। अभी आपको इसमें बताया जाएगा एजुकेशन पॉवर्टी। एजुकेशन पॉवर्टी लाइन एक इन्होंने डिसाइड की है, ज्यादा पेज नहीं है, डोंट वरी, इट विल एंड ऑन 80 पेज, 80 पे एंड हो जाएगा। चलिए भाई 5.37 ह्यूमन कैपिटल चैलेंज ऑफ लेट कन्वर्जर। 5.3 नेक्स्ट पेज 76। This last line, हाँ जी, मैं समझ गया, आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो आगे आएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज देख लिया मैंने, वो मुझे पता है कंपैरेटिव एडवांटेज, मैंने लिखा भी हुआ है, देखो मैं तो लिख के लाया हूँ व्हाट इज कंपैरेटिव एडवांटेज। चाहो तो ऊपर लिख लो कंपैरेटिव, तो मैं शुरू में सोच रहा था थोड़ा स्पीड जल्दी तेज लगेगी, तो जब आएगा तभी बताऊंगा। लिख लो भाई कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखो जब स्टूडेंट ही ऐसे हो तो क्या करे टीचर, हैं? चलो भाई, कंपैरेटिव एडवांटेज। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि एक समय कंपैरेटिव एडवांटेज था। कंपैरेटिव एडवांटेज ये था कि ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा सा नॉलेज देके उनसे मशीन में काम कराया जा सकता है। अब वो कंपैरेटिव एडवांटेज चला गया, अब थोड़ी सी एजुकेशन देके मशीन में वो यूजेबल नहीं होते हैं। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, मेरा क्या सेंस है। इट्स लिटरेसी विच वॉज एनफ इन अर्लियर टाइम्स टू फाइंड वर्क एंड डू दिस वर्क। सम लिटरेसी लिख लो, सम लिटरेसी, ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज लिख लें कहीं पर भी अलग पेज में, कंपैरेटिव एडवांटेज। सम लिटरेसी विच वॉज एनफ, some literacy which was enough to find a work and do that work.
some literacy which was enough, earlier times की बात है, which was enough to find some work and do that work. समझ गए बात? तो ये पहले कंपैरेटिव एडवांटेज था. वी आर इन 5.36, उसमें लास्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है. दैट कंपैरेटिव एडवांटेज इज दैट द लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ लिटरेसी वाज एनफ. अ लो लेवल ऑफ लिटरेसी वाज एनफ टू फाइंड सम वर्क एंड डू दैट वर्क. अब वो कंपैरेटिव एडवांटेज इवेपोरेटेड, चला गया वो. अब ऐसे फाइंड सम वर्क डू आगे है वो, आपको उस लाइन में नहीं लिखा हुआ है, मैं आगे से पढ़ के बता रहा हूं. जैसे मैं आगे ही सब पढ़ के आया, डोंट वरी. 5.37 जल्दी लिखें. 3 ये 3 है इन नंबर में. ह्यूमन कैपिटल चैलेंज ऑफ लेट कन्वर्जर. ह्यूमन कैपिटल चैलेंज ऑफ लेट कन्वर्जर. जो लेट कन्वर्जिंग कंट्री है, स्पेशली इंडिया, देयर ह्यूमन कैपिटल चैलेंज. ह्यूमन कैपिटल आपकी समझ में आता है ना क्या होता है? व्हाट्स ह्यूमन कैपिटल? लेबर, बस. ह्यूमन कैपिटल मैन, वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया सकते हैं, इसलिए कैपिटल. चलो भाई, 3 challenges हैं. फर्स्ट इज दे फेल टू प्रोवाइड इवन बेसिक एजुकेशन नेसेसरी फॉर सम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. फेल टू प्रोवाइड इवन बेसिक एजुकेशन नेसेसरी फॉर सम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, आगे चाहो तो अंडरलाइन करो, आपको पता ही है. दैट फेलियर विल प्रूव इंक्रीजिंगली कॉस्टली. क्यों होगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है. इट्स इंक्रीजिंग, द गैप इज इंक्रीजिंग बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी. समझ गए बात? चाहो तो आगे 1 करके ऊपर कहीं एरो करके जोड़ दो. राइजिंग गैप बिटवीन ह्यूमन स्किल एंड टेक्नोलॉजी. राइजिंग गैप्स बिटवीन ह्यूमन स्किल एंड टेक्नोलॉजी. समझ गए ना बात? सेकेंड, टेक्नोलॉजी विल इंक्रीजिंगली फेवर स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल. ठीक, ये तो मेन है, और बाकी अंडरलाइन करना चाहो तो कर लो. वेयर रिक्विजिट स्किल्स विल इंक्लूड एडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू लर्न कंटिन्यूअली. आपको पता है टफ एग्जाम्स का प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ टफ एग्जाम्स? ये जो यूपीएससी, आईआईटी, इनके टफ एग्जाम्स का प्रॉब्लम क्या होता है? स्टूडेंट कंसिडर देम एज सक्सेस. करियर के स्टार्ट को सक्सेस मान लेते हैं, एंड दे स्टॉप लर्निंग, दे स्टॉप एडेप्टेबिलिटी. उनको आईआईटी में होने के बाद और या आईएम में होने के बाद बस सब घर घर मंगल गान होते हैं, because they consider that and at the earliest stage of their education, so they stop that adaptability. विदेशों में जब टफ एग्जाम नहीं होते तो आप देखोगे लोग एमबीए राइट इन देयर 40 आफ्टर 40 इयर्स में वो एमबीए और ये सब करते हैं. दे गेट इनटू सम स्किल टू इंक्रीज देयर स्किल्स. ये नहीं होता है. समझ गए बात? सो एडेप्टेबिलिटी में चाहो तो अगर आप लिख लो दैट इन इंडिया, नीचे कहीं लिख लो, इन डेवलपिंग कंट्रीज the adaptability of labor is very poor. इसको घर में अपने आप चाहो तो 1-2 लाइन में इलेबोरेट कर लेना. The adaptability of labor is very poor. And it's very poor. मैं सच में बताऊं आपको, मैं इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में इसीलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद भी अपडेट रहूं, सच में, वरना नहीं रहता हूं. वरना इतना थोड़ी मेरे को वो है कि इतने बिजी शेड्यूल में इकोनॉमिक सर्वे रात में जग के आके फोड़ूंगा. बट इट हेल्प्स मी टू अडेप्ट. मेरे को याद आता है कोई लड़का कुछ टफ चीज मारता है तो फिर मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं उसका. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ एडेप्टेबिलिटी फॉर मी. ठीक है. थर्ड, growth itself be based on less on comparative advantage and more on some absolute human capital attainment. Growth itself will be based less on comparative advantage and more on some absolute human capital attainment. अभी मैंने बताया कंपैरेटिव एडवांटेज कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मशीन आई वो इतनी बेसिक है कि यू हैव दैट कंपैरेटिव एडवांटेज. भाई अब आप ऑटो वाला जो है उसको ऑटो चलाना है तो उसको तो बस थोड़ा सा ही सिखाना है, उतना पढ़ा लिखा तो है ही कि गियर वेयर पढ़ ले. अब अगर उसको ऐप में कुछ करवाना है या कुछ, वो जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको अगर आप सही बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो यू नीड टू लर्न दैट वो कैड कैम होता है एक, वो पता होना चाहिए. तो कैड कैम का तो सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल करना था तो कैड कैम पे क्या काम करेंगे. सो दैट्स व्हाई यू नीड मोर एंड मोर एडेप्टेबिलिटी. अब सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज से काम नहीं चलेगा कि आपको स्केल पकड़नी आती है एंड यू आर एबल टू मेक अ बिल्डिंग.
अब आपको सॉफ्टवेयर कैड कैम उसका सब लेवल्स आने चाहिए। पहले आपको पता होगा, ऐसे ही बताता हूं मैं, कि हॉरिजॉन्टल नापने के लिए देयर वाज अ स्केल जिसमें लिक्विड भरा होता था, दैट कीप दैट लिक्विड अटॉप ऑफ दैट, तो आपको हॉरिजॉन्टल समझ में आ जाएगा, ठीक। बट आप उसे इतनी बड़ी जगह नाप सकते हो। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हियर टू करोल बाग मेट्रो स्टेशन। तो उसके लिए आपको एक कैमरा आता है, उसको कैड में लेजर निकलती है, उसमें उसको आपको ऐसे पकड़ना होता है, 20 पॉइंट पे वो लेजर टच करती है, फिर वो सॉफ्टवेयर नोट करता है, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर टू मेक दैट हॉरिजॉन्टल। वो tan थीटा, अब 2 सुरंगें खोद रहे हो, अंदाजे थोड़ी होती आवाज आ रही, इधर ही खोदते चले गए, दोनों सुरंगें ऐसे मिल गई। एक करोल बाग से घुसे आप सीपी से, और दूसरा आप घुसे वहां से, कहां पे है वो, जहां पर भी येलो लाइन निकलती है कुतुब मीनार पे, तो थोड़ी वो लोग 2 खोदते हुए बगल से निकल गए, वो इधर सीपी में, वो इधर निकल गए। सो दैट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल वर्क्स। नहीं, सच में आप देखो, 2 सुरंगों को मिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे खोदते 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 बगल आ रहे, बोले बगल से निकल गए, खोदते हुए आप भी बगल से निकल गए, अलग अलग जगह निकले। सो दैट शुड नॉट बी द केस। सो देयरफॉर इट इज नॉट सिंपली कंपैरेटिव एडवांटेज। अब थोड़े ह्यूमन रिसोर्स से काम नहीं चलेगा, मोर एब्सोल्यूट ह्यूमन कैपिटल अटेनमेंट। समझ गए? चाहो तो बगल में लिखो, कंपैरेटिव एडवांटेज इज नॉट एनफ। तो वही लिखा हुआ है, कंपैरेटिव एडवांटेज इज नॉट एनफ। ठीक है। फिगर 6 आपने देखा था ना, 5.38 इज नथिंग बट फैक्ट्स ऑफ फिगर 6। या लिख लो फैक्ट्स ऑफ कंपिटेंसी पैटर्न्स। फैक्ट्स ऑफ कंपिटेंसी पैटर्न्स ब्रैकेट आउटकम लेवल। फैक्ट्स ऑफ कंपिटेंसी पैटर्न, या ऊपर नीचे कहीं लिख लें आउटकम लेवल्स। 5.38 is facts on competency levels, competency patterns या outcome levels। समझ गए ना ये बात? भाई श्रेयस क्यों परेशान हो? नहीं हो? ठीक है, लिखो भाई। That's 1 2 3 4 5 6 line। During 1980s and 90s, educational attainment of middle income country was below that of advanced economies। पहली बात तो ये तो पक्का है कि उनका लो लेवल था, बट पॉइंट 2, the gap was smaller for them। the gap was smaller। सेकेंड लिखे, the gap was smaller। the gap was smaller। ठीक। थर्ड लिखें, if the gap persist or widens, इतना लिख लें। लास्ट पॉइंट बस अंडरलाइन करें, डिफिकल्ट फॉर लेट कन्वर्जर्स। ये तो ऑब्वियसली अगर ये गैप वाइड हुआ, बड़ा हुआ, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर दीज लेट कन्वर्जर्स। अच्छा, एक चीज, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जेंस, इट्स ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, इट्स ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जरूरी है। ये सिर्फ कन्वर्जेंस में हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए आई टोल्ड यू दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब आने लगे हैं क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ एक और है 5.39 में, 7th या 8th लाइन, मिडिल इनकम कंट्री हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन लर्निंग असेसमेंट टुडे आर फर्दर बिहाइंड द रिच। अरे हु डू पार्टिसिपेट काट दो, इसमें बताते हैं बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट ही नहीं करी है। Middle income country are further behind the rich than they were in the first part of 21st century, and much behind than they were in 20th century। इसका मतलब लिख लो, widening learning outcome gaps। widening learning outcome gaps। अब आपको जिंदगी का मजा ना आए तो गारंटी मेरी है, दैट्स बॉक्स 1। बॉक्स 1, इट गेव यू फर्स्ट 2 concepts, इट डिफाइन 2 concepts एंड देन इट असेसेस 2 concepts। अच्छा, और जो इकोनॉमिक सर्वे ऐसे कंसेप्ट देता है तो दे गिव इट, और दैट्स एक्सेप्टेड। अभी आप देखो, अरुण जेटली कई बार स्पीच में बोले कि हमने ये किया वो किया, क्योंकि 2 साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा था कि वी नीड, लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा ना, वी नीड दिस बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो हमें उसकी तरफ मूव करना है। 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने कहा हेल्थ होना चाहिए, तो इस बार हम हेल्थ की वो स्कीम लेके आए। देखा, मोदी केयर, नमो केयर, जो भी है वो, जो हम बजट का एक क्लास में पढ़ लेंगे, दैट्स तो क्या ही। चलो भाई, पहले तो मैं कुछ चीज आपको समझा दूं, कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूं। पहले तो आप लिख लो, जिससे आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले लिख लो लर्निंग पॉवर्टी लाइन। बहुत कुछ लिखना है इसमें, पूरा रंग जाएगा। लर्निंग पॉवर्टी लाइन, लर्निंग पॉवर्टी लाइन। पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन?
If someone is below poverty line, it means he cannot fulfill his hunger. He cannot live a dignified life. उसके पास कुछ बेसिक ही चीज नहीं है. तो learning poverty line is, लिखो, below which a child can't read a story. Below which a child can't read a story or can't do a subtraction. Or can't do a subtraction. समझ में आई ये बात? विश्वास नहीं मानोगे आप, यू वोंट बिलीव कि क्लास 12th के लड़कों तक से ये आउटकम यही करवाया जा रहा है, और आप आगे देखोगे वो भी 100% नहीं है, फार बिलो 100%. 12वीं का बच्चा ये नहीं कर पा रहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ पढ़ ले. समझ में आई ये बात? और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि उसको भी राइज करना चाहिए हमें, कि 2 का उनसे मत पूछे. बट दिस इज बेसिक पॉवर्टी लाइन. क्लास 5 से शुरू हो जाती है. क्लास 2 का ये बेसिक कोर्स है, उससे क्लास 2 के बेसिक ही लोकल लैंग्वेज में पढ़ा. कांट रीड ए स्टोरी इन लोकल लैंग्वेज. इंग्लिश की बात नहीं चल रही है. कांट रीड ए स्टोरी इन लोकल लैंग्वेज. और सच में यू वोंट बिलीव, आपको शायद आपने देखे होंगे, हैं ऐसे लड़के. मेरी काम वाली लड़का है, वही इंटर पास है, उससे कुछ भी पूछ लो कुछ पता ही नहीं. डोंट लाफ ऑन हिम. कम से कम उसने पढ़ तो लिया, 12वीं तो पास कर ली. हम ही लोगों को मौका मुझे मिलता तो मैं तो क्या ही करता. ठीक है, चलो भाई, दैट इज लर्निंग पॉवर्टी लाइन. अब आप एक चीज लिखें, LPC, लर्निंग पॉवर्टी काउंट. थोड़ा साफ साफ लिखें इसे. LPC, लर्निंग पॉवर्टी काउंट. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो लर्निंग पॉवर्टी लाइन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट है उनका, कितने नंबर है. ठीक है, अब लिखें LPG, लर्निंग पॉवर्टी गैप. लर्निंग पॉवर्टी गैप. ठीक. हाउ मच बिहाइंड द लर्निंग पुअर चाइल्ड इज ऑफ पॉवर्टी लाइन. हो सकता है अंग्रेजी गलत हो इसकी. हाउ मच द लर्निंग पुअर चाइल्ड इज बिहाइंड द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, अपनी सरलता के लिए लिख लो इसमें. तो 100% LPG मींस 100% LPG मींस अगर LPG 100% आई, इट मींस ही नो नथिंग. उसको कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता. 100% LPG means that child know nothing. 50% LPG means he know half of the basic minimum. He know half of the basic minimum. उनका क्या झांक रहे हो, पूछो मुझसे क्या पूछना है. 100% LPG, लर्निंग पॉवर्टी गैप 100% है, कुछ नहीं आता उसे, लाइन के एकदम 100% नीचे है. हाँ जी, गैप. LPG का मतलब लर्निंग पॉवर्टी गैप, दैट इज 100%. 100, अभी इसमें फिगर्स बने हुए, इनको देखने में यही तो देखोगे. LPG 100%. ये 3 चीजें आपके प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. जनरली मैं सब बोलता नहीं हूं किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही समझदार हो कि है इंपॉर्टेंट या नहीं. LPG 50% LPG मींस दे नो हाफ ऑफ द बेसिक मिनिमम. दे आर हाफ, एकदम जीरो और पॉवर्टी लाइन के बीच में है यहां कहीं. एंड ऑब्वियसली 0% LPG मींस आइदर दे नो दिस और दे नो अ लॉट. इसके ऊपर निकल गए 0% LPG, वो गैप नहीं है. उसके ऊपर निकल गए तो माइनस में कुछ नहीं है. अब उन्हें आता है, वी आर नॉट, दे आर नॉट अवर कंसर्न कि उनके 96 वो घर वाले पीटे मारेंगे 80% क्यों आए, 90% क्यों आए. हमारा काम है कि दे शुड बी अबव पॉवर्टी लाइन. ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात. डोंट बी टायर्ड, अभी लंबा पढ़ना है. चलो भाई, पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ दिस बॉक्स इज अबाउट गुड एनरोलमेंट. लिख लो गुड एनरोलमेंट, एरो बना लो. गुड एनरोलमेंट. ग्रेट स्ट्राइड्स हैव बीन मेड इन इंडियाज प्राइमरी एजुकेशन एनरोलमेंट. समझ में आई? गुड एनरोलमेंट, बस वहां तक, कॉमा तक करो. ये तो हम अपना जो साक्षरता है वो बढ़ गई. भाई आपको पता है आजादी के टाइम फीमेल एजुकेशन का क्या परसेंट था? 9%. 27% was male education. 15 या 16% was education percentage.
ये अभी कितने पर पहुंच चुकी है? 85 तक। एनरोलमेंट इज अबव 94% टच कर रहा है एनरोलमेंट। मगर फिर कहानी में समझ में आया, जैसे घर में 6 घंटे पढ़े, पापा ने कहा पढ़ने बैठो, जाके कमरा बंद कर लिया, लाइट ऑन है और मोबाइल जेब में है और व्हाट्सएप पे दोस्त हैं, ठीक है चलो भाई, दैट्स गुड एनरोलमेंट। सेकेंड लाइन की लास्ट 2 वर्ड से अंडरलाइन करें, एजुकेशनल आउटकम्स आर इनकंसुमरेट विद ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, बगल में लिख ले पुअर लर्निंग आउटकम्स, पुअर लर्निंग आउटकम्स। समझ में आई ये बात? पुअर लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट दोस 2 टर्म्स, लिख लें ऊपर 2 टर्म्स विच आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड फॉर यू। 2 टर्म्स, टर्म TRM, वो टर्म वाला नहीं, 5 साल वाला टर्म। 2 टर्म्स। फर्स्ट, सेकंड लाइन में लिखें लर्निंग पॉवर्टी हेड काउंट। अब देखो, लर्निंग पॉवर्टी काउंट नहीं लिख सकते थे, LPC का फुल फॉर्म लिखे लर्निंग पॉवर्टी हेड काउंट, लर्निंग पॉवर्टी काउंट, ठीक है। सेकंड, लर्निंग पॉवर्टी गैप, 1 और 2 लिख लें, 1 इज लर्निंग पॉवर्टी काउंट, सेकंड इज लर्निंग पॉवर्टी गैप। समझ में आ गई ना भाई? किसी को नोट्स बनाने में दिक्कत हो, श्रेयस तुम्हें और आपको जब अगर बनाने में दिक्कत हो भाई, आप लोग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हो, तो आई कैन गिव टाइम। LPC लर्निंग पॉवर्टी काउंट, सेकंड इज LPG लर्निंग पॉवर्टी गैप। अब फिर से लिखो 1, LPC simply measures number of children who do not meet basic learning benchmark. LPG additionally take into account how far each student is from the benchmark. ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। LPG measures the gap between the basic learning benchmark and the average score of those students who do not meet the benchmark. उसी में आगे लाइन लिखी हुई है। I think it's very clear what does LPC means, what does LPG means. LPC is general, how many students are there who are behind the line. LPG is वो स्टूडेंट जो है वो कितना पीछे है, ठीक है, और उनका सबका एवरेज ले लिया जाएगा कि जनरली लर्निंग आउटकम कितना पीछे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, बस ये बता रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड ऑन वेरी बेसिक लर्निंग लेवल्स। लर्निंग पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड ऑन वेरी बेसिक लर्निंग लेवल्स। समझ में आई ये बात? जो बहुत कठिन पॉवर्टी लाइन नहीं है, इट्स वेरी बेसिक। चाहो तो आप लास्ट 2 पॉइंट पढ़ सकते हो, बीइंग एबल टू रीड अ सिंपल स्टोरी इन लोकल लैंग्वेज और बीइंग एबल टू डू अ सब्ट्रैक्शन, रफली मीटिंग द पासिंग स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेड 3। समझ में आई ये बात? एकदम बेसिक लोकल लैंग्वेज में स्टोरी पढ़वाई जा रही है। इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, बस आप जान लो अपने दिल में कि इवन ये नहीं हो पा रहा है, क्लास 3 पास नहीं कर पा रहे हैं 8th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है। चलो भाई, नाउ 4 चीज में 4 फैक्ट अंडरलाइन करवाऊंगा आपसे, 4 फैक्ट्स। फर्स्ट 2 आर गुड ट्रेंड्स, नेक्स्ट 2 आर बैड ट्रेंड्स। तो पहले 4 कर लेंगे, बगल में आप लिख लेंगे 1 2 गुड, 2 3 4 बैड। तो फर्स्ट राइट दीज 4 थिंग्स। फर्स्ट, इन लास्ट वर्ड ऑफ लाइन 1, India's absolute LPC is between 40 to 50%. India's absolute LPC is between 40 to 50%. भाई इसका मतलब क्या है LPC 40 to 50%? तुम गैप में क्यों चलेगा? LPC की बात चल रही है। इतने बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे। These children cannot do that. तो that is 1. India's absolute LPC is between 40 to 50%. सेकेंड करें थर्ड लाइन से, दिस पॉवर्टी काउंट स्कोर राइजेज ओवर टाइम सब्सटेंशियली इन द केस ऑफ मैथ। ठीक है। थर्ड, सिंस 2014 दैट ट्रेंड हैज स्टार्टेड टू शो सम इंप्रूवमेंट। फोर्थ, एट लीस्ट देर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन LPC फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स की जो लर्निंग पॉवर्टी है वो दोनों, ठीक है। ये 4 फैक्ट्स हैं। नीचे जाए तो लिख लो 1 2 बैड साइंस, 3 4 गुड साइंस। चाहो तो उस पैराग्राफ के बीच में जगह जहां मर्जी वो लिख लो। 1 and 2 आर गुड बैड साइंस, 3 and 4 आर गुड साइंस। तो बेसिक एजुकेशन में कम से कम हमने जेंडर न्यूट्रलिटी तो हासिल ही कर ली।
अब आप ये कह लो 30% एलपीसी 40% एलपीसी इज जनरल न्यूट्रलिटी, या ये कह लो 60% आर अबव एलपीसी, ये जनरल न्यूट्रलिटी, उसको जैसे भी बोलना। कुछ लोग डेरोगेटरली हंस रहे थे तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि चाहो तो ये कर लो, चाहो तो वो कह लो, जो मर्जी सो कह लो। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। कम टू फिगर 1, वाई एक्सिस इज दैट एलपीसी, वाई एक्सिस इज एलपीसी। दो चीजें आप बस इतना कर लो, सिर्फ दो चीजें कर लो। इस एरो को 2014 तक ऐसे कर दो राइजिंग, 2014 के बाद कर दो फॉलिंग, तो आपको याद रह जाएगा जो हमने पढ़ा है। इट्स राइजिंग एंड इट्स फॉलिंग। ठीक है, हाँ जी, एलपीसी, वाई एक्सिस एलपीसी परसेंटेज में, वो समझ में आई ना ये बात। नेक्स्ट आप ये कर लो, 2016 के बगल में लिख लो मच हायर देन 2007, मच हायर देन 2007। फॉलिंग वॉलिंग तो बाद की बात है। एलपीसी में सब अभी एलपीसी चल रहा है, एलपीजी में मत जाओ। तुम एलपीजी में ही लिख रहे हो क्या भैया? हाँ, एलपीसी में ही लिखना है सब। तीसरी बहुत, हाँ क्या, हाँ 2016 में लिख लो मच हायर देन 2007, मच हायर देन 2007-8। एक डिकेड में हमारा एलपीसी बढ़ के 40 से लगभग टच होने लगा 45% पे। समझ गए बात? दैट लास्ट 1 डिकेड। तो बस एनरोलमेंट करा करा के कोई फायदा नहीं है। थर्ड चीज जो आप लिखना चाहें, नीचे रीडिंग और मैथ लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स लिख दो कंडीशन इज मच सीरियस इन मैथ, मच सीरियस इन मैथ, या एलपीसी इज हायर इन मैथ्स, एलपीसी इज हायर इन मैथ, नहीं राइजिंग इन मैथ्स, सॉरी नॉट हायर, राइजिंग इन मैथ्स, स्टार्क राइज इन मैथ्स, या राइजिंग वेरी सीरियसली इन मैथ्स। मैथ्स की एलपीसी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। देखो आपके जो लेफ्ट राइट साइड वाले बार्स हैं, राइट साइड बार्स, दे आर बार ऑफ मैथ्स, राइट साइड बार्स आर बार ऑफ मैथ्स। चाहो तो राइट साइड बार को टच करते हुए एक लाइन ऐसे करके बना लो, सिर्फ राइट साइड का टॉप टच कर रहे हैं, राइट साइड का टॉप जो टच कर रहे हैं, एंड दैट्स मैथ्स। समझ गए बात? वैसे एक अच्छी समाज सेवा हो सकती है, कभी मैं करूंगा साल 6 महीने में, आप लोग भी चाहिएगा तो आई कैन इन्वॉल्व। यहाँ पे बगल में एक बस्ती है टोडापुर, देयर वी कैन टेक अ रूम, इतना ही बड़ा रूम, 5-10 हज़ार का जो भी मिलेगा, आई टेक इट, एंड बच्चों को अगर ये पढ़ा दे मैथ और इंग्लिश, तो कोई एसएससी भी अगर एग्जाम वो निकाल ले जाए तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि एक मैथ्स में अगर एक बार नहीं आया तो अच्छे ने सीसेट का देखो विरोध करके मैथ हटवा दिया। इफ वंस बेसिक ऑफ मैथ्स इज पुअर, वो तो पूरी लाइफ के लिए पुअर है, कभी सुधर ही नहीं सकता। समझ ही में नहीं आता है 33 का 32% क्या होगा। सो इफ यू कैन, इफ एनीवन कैन हेल्प देम, ठीक है। 1-2 अटेम्प्ट और दे लूं, खत्म हो जाए तो करना शुरू करूंगा। कभी घर वाले बड़ा परेशान दुखी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लर्निंग पॉवर्टी गैप। अंडरलाइन करें पहले तो सेकेंड लाइन से, एलपीजी इज अबाउट 25% फॉर रीडिंग एंड लिटिल लोअर फॉर मैथ। एलपीजी 25%। समझ गए बात? देखो अदर वे में खुद ही भी अपनी आसान भाषा में समझा रहे हैं, अंडरलाइन मत करें। द अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस नंबर इज दैट ऑन एवरेज ईच चाइल्ड इन ग्रेड 3 to 8 स्कोर 2.2 कंपेयर टू स्कोर ऑफ 3 नर्सरी टू मिड सेकंड ग्रेड लर्निंग रिक्वायरमेंट। जैसे उन्हें 4 सवाल दिए गए या 30-30 क्वेश्चन दिए गए बेसिक्स, तो 22 वो नहीं कर पाते हैं, 8 वो नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए बात? कभी कभी वो कर भी ले रहे हैं, मतलब ऐसा कोई एब्सोल्यूट नहीं, हर बार नहीं कर पा रहे। मतलब उनकी लर्निंग का गैप ये माना गया ओवर द टाइम, वी हैव सीन दैट दे आर नॉट फुल पोटेंशियल। वो बेसिक चीज भी हर बार नहीं कर पा रहे हैं सही से। समझ गए? अगर एक बार भी वो बेसिक नहीं कर पाया तो एलपीजी कितना हो जाएगा? 0। अरे 100 0 बता रहे हो, मैं भी हाँ कर रहा हूं। इफ ही कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन इवन वंस, दैट बेसिक क्वेश्चन, देन एलपीजी विल बी 100%. इफ एवरी टाइम ही डज दैट क्वेश्चन, एलपीजी विल बी 0. अगर हाफ टाइम वो कर पा रहा है तो एलपीजी विल बी 50%. ये बात समझ में आ गई? एलपीजी गैप तो देख लो, गैप में भी आप देख लें, गैप इज राइजिंग ऐसे करके, इसमें भी सेम एरो बना दे, राइजिंग एंड फॉलिंग। ठीक है। फिर उसमें लिखें 2016 के टॉप में लॉट हायर देन 2007। हाँ जी, फॉलिंग नहीं है, स्टैग्नेंट ही मानो, फॉलिंग ना करो इसे भाई। मैं भी जोश जोश में कह गया फॉलिंग, इट्स नॉट फॉलिंग,
गलती हो गई भाई आशीष जी, क्या करें, यहां तो टीचर में लर्निंग आउटपुट गैप है। ठीक है, चलो, इट्स नॉट फॉलिंग, इट्स नॉट फॉलिंग। एक चीज आप देख लें, स्टार्क राइज इन मैथ्स अगेन, स्टार्क राइज इन मैथ्स। मैथ्स हर बार बढ़ रही है, स्पेशली 2010 से एकदम से मैथ बढ़ गई। देयर इज एन एनजीओ इन्वॉल्व इन दिस। प्रथम एक एनजीओ है जो अपनी रिपोर्ट देता है, और जो उसकी रिपोर्ट कम वो तमाचा ज्यादा होता है सबके मुंह पे। सो दैट इज व्हाट दिस इज, राइजिंग इन मैथ्स। चलो भाई, कितनी भी लेट हो जाए ये चैप्टर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा सच में। एग्रीकल्चर तो क्या ही, बट और डोंट वरी, वेंसडे से करता हूं इसको रेगुलर में, तभी ये होगा। रियली आई हैड माइग्रेन। देखो मैंने आज हिस्ट्री की क्लास बंद करा दी इकोनॉमिक सर्वे की, नहीं, क्योंकि मैं बहुत सुन चुका हूं। चलो आओ, चलो दे जोकिंग, चलो आओ भाई, जल्दी से देखो इसे, जल्दी से। ठीक, दैट लाइन ऑफ 100% विच यू आर सीइंग ऑन टॉप, वो 100% की जो ब्लैक लाइन चली जा रही है सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज लाइन ऑफ बेसिक बेंचमार्क। लाइन ऑफ बेसिक बेंचमार्क, वही बेंचमार्क जो कि क्लास 2 वाला है और या क्लास 3 वाला। दैट लाइन ऑफ बेसिक बेंचमार्क। व्हाट वर 2 जनरल बेंचमार्क वी हैव सीन? अरे भैया बेंचमार्क, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों से? रीडिंग अ लोकल लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी एंड डूइंग अ बेसिक सब्ट्रैक्शन। तो ये वो है। ठीक, अब देखो क्लास 3rd में एलपीसी वाज हायर, सॉरी एक सेकेंड, एब्सोल्यूट लर्निंग पॉवर्टी काउंट, दैट्स फॉलिंग, दैट्स फॉलिंग। रुको, ये तो फॉल ही कर रहा है, तो इन्होंने बताया ही, पता नहीं मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, एक सेकेंड रुके। लर्निंग पॉवर्टी काउंट, एक्सपेक्टेड फिगर ऑफ लर्निंग, तो हाउ इज इट राइजिंग? लर्निंग पॉवर्टी काउंट, इसमें इन्होंने कुछ और कर रखा है, एक सेकेंड। ये शायद बार एलपीसी के नहीं है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, दीज बार्स आर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंटियर, कितना हम पहुंच चुके हैं। These bars are distance from frontier. They are neither of LPC nor of LPG. If it reached 100%, it means that our distance from frontier is 0. That we have reached that line. हमें उस लाइन तक हर बच्चे को पहुंचाना है, उस बेसिक मिनिमम लाइन तक. That line is of those 2 questions. If in class 3 आप देखो छोटी है वो, the gap is higher. The gap is higher. We are reducing that gap. ठीक है, समझ में आई बात? ये 2 लाइनें सिर्फ इसलिए इनका ये कहना है कि those 2 questions should not be constant for class 3 to 8. इनका ये कहना है कि this gap seems filling. It seems that this gap is filling, but this gap is not filling, because in reality class 8 question should be class 8 student should be asked tougher questions. ये तो very obvious है that gap will be filled. समझ में आई ये बात? तो एक चीज लिखें, उन्हीं में लिखते रहें। आपने लिखा है ना लाइन ऑफ बेसिक बेंचमार्क, नीचे लिखें हाउ एवर दिस बेंचमार्क लाइन शुड इंक्रीज, दिस बेंचमार्क लाइन शुड इंक्रीज। ठीक है, अपनी मदद के लिए कभी आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो, लिख लें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्लास 8 स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड, क्लास 8 स्टूडेंट से कुछ भी आस्क्ड, टेबल टफर टेबल 19 का पहाड़ा पूछ लिया, शुड बी आस्क्ड टफर क्वेश्चंस, उनसे कुछ टफर क्वेश्चन पूछो। समझ गए बात? इधर लिखे क्लास 8 की तरफ, चाहे तो एरो बना के, सीम्स इंप्रूविंग, सीम्स इंप्रूविंग, but it's better to compare them against rising line, against rising lines. समझ में आ गई बात? अगेंस्ट राइजिंग लाइन्स। अच्छा, आप 2 चीज देख रहे हो, देयर आर 2 लाइन्स, वन इज बॉटम लाइन जो कि ग्रीन लाइन है कलर्ड वालों में, बॉटम लाइन, एंड अनदर इज टॉप लाइन। तो वो ये कह रहे हैं कि दैट बॉटम लाइन should be the benchmark line.
should be the benchmark line given today's standards. लिख लो, should be the standard line or should be the benchmark line given today's standard. हाँ जी, जो नीचे से नीचे है, वो जो नीचे ये जो दो लाइनों में नीचे रह रही है, हाँ जी, ये वाली, दिस शुड बी बेंचमार्क लाइन गिवन टुडेज स्टैंडर्ड. और ऑब्वियसली ऊपर वाली लाइन आप समझ ही गए होंगे, बेंचमार्क लाइन फॉर फ्यूचर. इस लाइन को भी हमें यूं ऐसे उठाते जाना है टाइम के साथ. ये बात समझ में आई है नहीं? वी हैव टू इंक्रीज. आपको पता है 19th सेंचुरी कैलकुलस वाज बीइंग टॉट ओनली इन पोस्ट ग्रेजुएशन. जब कैलकुलस नई आई थी तो पोस्ट ग्रेजुएशन. आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लोगों के यहाँ स्कूल में 9th क्लास के बीच में जो गर्मी की छुट्टी पड़ती थी, उसमें वी वर कॉल्ड इनटू स्कूल एंड वी वर टॉट दैट कैलकुलस कि साइन थीटा का कॉट थीटा कॉट, कुछ पता ही नहीं, वो साइन कॉट बता रहे. दे वांट कि हम समझ में आ जाए. समझ गए बात? धीरे 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 चीज आप देखोगे नीचे आती जाती है नीचे के क्लासेस में. ठीक है, सो दैट इज आवर स्टैंडर्ड. पहली बात तो हमारा स्टैंडर्ड स्टैग्नेंट है. टुडेज स्टैंडर्ड के हिसाब से भी राइज होना चाहिए एंड इट शुड राइज मच. बस ये ऐसे आप इस लाइन को ऐसे उठाते जाओ. एवरी ईयर दैट लाइन शुड बी अबव. समझ गए? वो फ्यूचर स्टैंडर्ड्स की लाइन है टॉप वाली. इसी का आगे जिक्र है जो कि कर देता हूं. थर्ड लाइन, अनसरप्राइजिंगली इन हायर ग्रेड्स अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट मीट्स दिस बेसिक बेंचमार्क. ये बार ना एलपीसी के ना एलपीजी के, बार किसके हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट मैचिंग स्टैंडर्ड्स. जैसे अभी कंफ्यूज हो गए थे वैसे मत हो जाना. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैचिंग दी. पता नहीं आपको समझ में आता है नहीं आता है, बट ग्राफ देख के ही चीज दिल में बसती है. Unsurprisingly, in a higher grade, larger proportion of students meets this basic benchmark. However, as students move to higher grade, the learning benchmark should also increase. That this horizontal line should not be the benchmark; it should be some higher. समझ में आ गई ये बात? Last paragraph is conclusion. अच्छा, ये सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बता रही है. लर्निंग पॉवर्टी इन 2018 इज इक्वल टू दी जो हमारी फूड पॉवर्टी और जो पॉवर्टी होती थी दैट इन 1970s. परसेंटेज बिल्कुल सेम है, अराउंड 40%. देख लें, लर्निंग पॉवर्टी काउंट्स आर अराउंड 40%, रफली वेयर इंडियाज कंजम्पशन पॉवर्टी नंबर वर इन 1970s. अब हेंस एक बहुत ही अच्छा आप इंट्रोडक्शन लिख लें, इसको जगह जगह चिपका दिया करें, ना भी पूछा जाए तो भी लिख दिया करें. किसी के घर जाओ दीवार पे लिखाओ, है ना, लिख लो इस लाइन को. कहीं जो भी कोई पूछे, किसी की शादी का कार्ड है उसमें कार्ड लिख के भेज दो वापस. दिस इज व्हाट राइट. The poverty of India in 1970. The poverty, hyphen लगा के लगो, rate of poverty. Rate of poverty in India in 1970 is similar to the learning poverty in 2018. ठीक है, लिखना मत, बट दिस इज माई गुजारिश टू गवर्नमेंट. ये खेल मत करना लर्निंग पॉवर्टी में जो उस पॉवर्टी के साथ किया कि रंगराजन पैनल बुलाया, तेंदुलकर कमेटी बुलाई, डेफिनेशन चेंज कर करके लोगों को पॉवर्टी से बाहर कर रहे हो. कभी बताया कि ये इतने कैलोरी फिर उतने कैलोरी फिर इन्फ्लेशन एंड ऑल. ठीक है, इसको जो है थोड़ा ठीक से टैकल करना है. लर्निंग आउटकम्स मैंने आपको आगे पहले पूछा है, सजेस्ट द मेजर्स. दिस इज व्हाट लर्निंग पॉवर्टी. अभी तक हम लर्निंग को किससे समझते थे? एनरोलमेंट लेवल. दैट वाज ईजियर टू टैकल. सबको स्कूल तक लाना है. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट. भाई आप घोड़े को नदी तक तो ले आए, वो पानी नहीं पी रहा है, तो आप क्या करोगे उसको पानी पिलाने के लिए? तो वो आपको मेजर सजेस्ट करने हैं. आप अपने होमवर्क में 5 से 6 मेजर्स तैयार रखिए. कहीं पढ़ लीजिए, नेट में खोल लेना, कुछ कर लेना. समझ गए बात? आई ऑल्सो हैव मेनी मेजर्स, बट वो स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो इसलिए आप अपनी कोशिश करके करिएगा, वरना विल डिस्कस देम. चलो भाई, ठीक है. जिसको ज्यादा ही एक क्वेश्चन लिखें, मतलब लिखे नहीं, अंडरलाइन करें. बट इफ के बाद 1970s लिखा है ना, बट इफ के बाद से वो क्वेश्चन है, उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें, उसको क्वेश्चन की शक्ल में क्यू बना के उस पर ऐसे करके जोड़ दें. टेक्नोलॉजी गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी इवन मोर ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव एज करंट ट्रेंड सजेस्ट. The wedge between the opportunities offered to the future labor force and capabilities to take advantage of them will widen even further.
ये क्वेश्चन है, इसको सब्सटेंशिएट, इलेबोरेट कुछ भी कर सकते हो, एनालाइज, दैट्स अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग वो कंपैरेटिव एडवांटेज अब नहीं रहा। क्या कंपैरेटिव एडवांटेज था? 12th की एजुकेशन यहां होती थी, मशीनरी नीडेड टू टैकल दैट वाज हियर। यहां तक आपको बेसिक मिल जाता था, मशीन में इतनी स्किल चाहिए, लेबर के पास कंपैरेटिव एडवांटेज था, ही गोज टू मशीन एंड ही ऑपरेट्स इट। भाई 12वीं पढ़ने वाले को तो पता ही था स्पीड 40 पढ़नी है, 60 पढ़नी है। अब वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यहां तक आपका स्टूडेंट खत्म हुआ और यहां पे आपको, इसलिए आप देखोगे कॉलेज से ले जाने के बाद पहले 4 महीने ट्रेनिंग कराते हैं कि भाई ट्रेनिंग करो, पहले समझने लायक तो बनो इसे, जो जिस पे काम करना है। समझ में आई बात या नहीं? सो दैट्स व्हाट इज नीडेड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिखें, एन्यूमरेट द चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन। बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें आधा घंटा लगेगा, आता है मेरे को, हल्के मत लेना, बट एन्यूमरेट द चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, आई विल हेल्प यू अ बिट। एन्यूमरेट द चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन। 4 लिख ले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रिसर्च। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रिसर्च, चारों के बारे में बताने लगे। कुछ लिखवाऊंगा नहीं, लिखने की कोशिश मत करना कि फिर मुझसे को डिक्टेट कर दो, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। प्राइमरी में तो आप समझ ही गए हो, लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज करने हैं, नॉट मतलब नॉट नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एनरोलमेंट लर्निंग आउटकम। सेकेंडरी में वी नीड वोकेशनल एजुकेशन। टर्शियरी में दे मस्ट बी एम्प्लॉयबल, टर्शियरी मस्ट बी एम्प्लॉयबल। रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिसर्च इज नाइदर प्रॉफिटेबल नॉट लिंक टू इंडस्ट्री। रिसर्च इंडस्ट्री से लिंक नहीं है। 50,000 रुपए गवर्नमेंट पीएचडी वालों को दे रही है, दैट्स द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर रिसर्च इन इंडिया, कि जो पीएचडी को वो जो मिल रहा है, जो भी पैसा मिलता है, इंडस्ट्री डू नॉट हैव एनी लिंकेज। रिसर्च इज नॉट डन ऑन द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिमांड करती भी नहीं और रिसर्च होती भी नहीं। इट शुड बी दैट। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, जो हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स में, दे हैव देयर सेंटर्स, वहां पे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, फंड करते हैं उन्हें कि फाइंड दिस। यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो लिंकेज ऑफ इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस, इसका कोई लिंकेज नहीं है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है। कोई रिसर्च ओरिजिनल करो तो प्रॉफिटेबल भी हो, सो दैट्स वेरी लेस प्रॉफिटेबल। समझ गए बात? तो इन चारों के एक एक दो दो जो भी प्रॉब्लम है वो कर लें। सो दैट वाज योर ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन। You have seen that it is regressing. Why it's regressing? Because our learning outcomes are falling. LPC and LPG are increasing over long term. Fourth, next chapter की summary है. Next chapter की जो summary है, that is climate change induced agricultural stress. एक बार देख लूं मैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं। हाँ जी, कुछ नहीं छूटा। चलो भाई, दैट्स फोर्थ हॉर्समैन। जो आपने चैप्टर के शुरू में जो पेज पलट सकते हो वो लिख लें, वो तीसरा भी लिख लें। दैट इज फॉलिंग लर्निंग आउटकम्स, फॉलिंग लर्निंग आउटकम्स या रिग्रेसिव ह्यूमन कैपिटल जनरेशन। रिग्रेसिव ह्यूमन कैपिटल जनरेशन या फॉलिंग लर्निंग आउटकम, सिंपल भाषा में फॉलिंग लर्निंग आउटकम्स, रिग्रेसिव ह्यूमन कैपिटल जनरेशन, ठीक है, और लिख लें, या राइजिंग लर्निंग पॉवर्टी, राइजिंग लर्निंग पॉवर्टी, लर्निंग पॉवर्टी को इन्वर्टेड कॉमा में कर लें, राइजिंग लर्निंग पॉवर्टी, ब्रैकेट में लिख लें राइजिंग एलपीसी एंड एलपीजी, राइजिंग एलपीजी एंड एलपीसी। पता नहीं कहां पूछ रहे हो, वो था ना स्ट्रक्चरल, नहीं स्ट्रक्चरल फर्स्ट वाज वो दो, तो तीसरा ये है फॉलिंग लर्निंग आउटकम्स। अरे मैं बोलेगा, मेरे को याद नहीं है, किसी से देख के लिख लो। तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल टेक्नोलॉजी जो यूज करो उसके साथ चल नहीं रहा है, यू डू नॉट हैव दैट कंपैरेटिव एडवांटेज, गैप आ रहा है। हाँ जी, कॉपी कलम को फिर से, चलो भाई। डी,
अच्छा, इतना लैपटॉप में काम करना पड़ता है कि वाइल रीडिंग इट यूजिंग पेन इट रियली ब्रिंग्स हैप्पीनेस। वो थोड़ा लगता है पुराने तरीके से कि अच्छा हाँ, कि बुक भी बड़ी हो जाए, जैसे मल्टी स्क्रीन में नहीं ऐसे कर देते तो बड़ा हो जाता। बहुत ज्यादा ही गैप है तुम्हारे केस में तो। चलो भाई, दैट इज डी। फोर्थ, क्लाइमेट चेंज। 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए? कोई ठंडी ठंडी सांसें आप भी ले रही हैं? ये तो पेज ही गिन रही है, कई बार गिन चुकी है। चलो भाई, डी, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चरल स्ट्रेस। देखिए, आपको अगर कभी भी मैं अपनी तारीफ तो या बुराई समझ लो, कभी भी आपको क्लास में बैठना है तो यू विल बी ड्रेन्ड। इतना आप कोर्स के अंत तक एकदम जिंदगी से थक चुके होगे, मुझसे भी थक चुके होगे कि सर इसको बंद करो। ठीक है, चलो भाई, डी, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चरल स्ट्रेस। समझ गए बात? सबसे पहले मैंने आपको पहले ज्ञान दिया इन सेकंड पॉइंट दैट वी नीड ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इट टेल्स यू द प्री कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। प्री कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीकंडीशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिख लें गुड ग्रोथ। गुड ग्रोथ, आगे इस लाइन को पूरा ही कर दो, इसी में लिख लो, ऐसे एरो ही बना दें और आगे पूरा भी कर दें इसको। इट शुड कम विद, ये प्री कंडीशन है, इट शुड कम विद राइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। राइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली। देखो बात यह है कि you are involved in agriculture, you want that land should be available for industry, you want that labor should be taken from low productive areas to high productive areas। भाई इंडस्ट्री में लेबर चला जाए, प्रोडक्टिविटी भी राइज कर रही है, इट मींस तो कि लोग फॉल कर रहे हैं, तो इस एग्रीकल्चर का काम ही नहीं चलेगा। सो इट मींस व्हेन यू आर टेकिंग पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट प्रोडक्टिविटी शुड राइज, कम लोग ही ज्यादा प्रोडक्शन कर लें। समझ गए बात? सो दैट प्रोडक्टिविटी शुड राइज, तब आपको स्ट्रक्चरल चेंज एंड एटसेट्रा टेक पीपल आउट एंड ऑल। ये बात समझ में आई है नहीं? 100 people used to grow, every individual used to grow 1 kg per person। ये बात समझ में आई? 1 kg per person 100। आप मुझसे कह रहे हो सर टेक पीपल आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर, तो पर पर्सन तो 1.1, 1.2, 1.5 होना चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग पर्सन आउट, तो इसका मतलब तो 100 किलो से 99 किलो, 98 किलो, 97 किलो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही फॉल करने लगेगा। सो इफ यू वांट कि लैंड भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर ना ले और एग्रीकल्चर से पर्सन भी बाहर निकले, पर्सन शुड कम आउट ऑफ एग्रीकल्चर, सो इट मींस दैट आवर प्रोडक्टिविटी शुड इंक्रीज। दैट इज द प्री कंडीशन। तो लिख ले सेकंड लाइन से, it's often forgotten that Louisian structural transformation required the release of resources into modern sector under conditions of rising agricultural productivity। राइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डार्क मार्क, एकदम थिक मोटा सा मार्क कर लें। ये सबसे पहली कंडीशन है। चौथा पॉइंट है पर एक कंडीशन पहली है। दिस इज फर्स्ट प्री कंडीशन। लुइसियन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको पढ़ना है 5.26 में एक बार फिर से देख लो, याद आ जाएगा, इसलिए 5.26 पेज 72 देख लिया ना, वो 1-2 लिखा था, दैट रिसोर्सेज should shift from low productivity to high productivity। समझ गए ना? चलो वापस आ जाओ, हो गया, इट्स डन। दैट वाज लुइसियन ट्रांसफॉर्मेशन। वो लुइस, वो जिन्होंने दिया था, देयरफॉर इट्स कॉल्ड लुइसियन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। 5.26 में था, वो था ना? चलो भाई 5.42 डाइवर्जेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। डाइवर्जेंस, रिच की बढ़ रही है, पुअर की घट रही है। डाइवर्जेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उस हेडिंग होनी चाहिए उस पैराग्राफ की, डाइवर्जेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। समझ गए बात? डाइवर्जेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। 1 लिखें, देयर हैज बीन डाइवर्जेंस बिग टाइम ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। 2 लिखें, growth rates for richer country have been consistently greater than for developing countries। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा ये, नेक्स्ट पैरा भी यही है। 5.43 लिखे 3 फॉर द पुअरेस्ट, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लिए ना, थर्ड भी है, उसी थीम पे चल रहा है। थर्ड पॉइंट, फॉर पुअरेस्ट दीज ग्रोथ रेट्स हैव
even declined post GFC. What is GFC? Global finance. हाँ जी, 2008. For poorest, these growth rates have even declined post GFC. फोर्थ, अब कुछ इंडिया के बारे में है, चाहो तो बगल में लिख लो इंडिया, लिखो फोर्थ ही, बगल में लिख लो इंडिया. अब जिसको बहुत शौक हो 1 2 3 से वापस शुरू करे, जिसको नहीं हो वो 4 से शुरू करे. फोर्थ, इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हैव बीन स्टैग्नेंट रफली 3% ओवर लास्ट 30 ईयर्स. एम हमारा क्या है? 4. फिफ्थ, इंडियन एग्रीकल्चरल इज वल्नरेबल टू टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ, स्टिल हेविली डिपेंडेंट ऑन प्रेसिपिटेशन. कभी भी लिखना हो तो पूरा इंट्रोडक्शन यही है, इसी को लिख देना, इंट्रोडक्शन हो जाएगा. सिक्स्थ. सेवेंथ, इफ क्लाइमेट चेंज रेजेस टेम्परेचर and the availability of rainfall, farmer revenues could be declined up to 20 to 25% in non-irrigated areas. Non-irrigated areas को डार्क मार्क कर लो, और फार्मर रेवेन्यूज को डिक्लाइन को भी डार्क मार्क कर लो. फार्मर रेवेन्यूज को डिक्लाइन इन नॉन इरिगेटेड एरियाज. ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाएंगे. एट्थ, फॉर लेट कन्वर्जर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज क्रिटिकल. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज क्रिटिकल फॉर लेट कन्वर्जर. ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, नॉट जस्ट फॉर फीडिंग पीपल बट फॉर इंश्योरिंग ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन. ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन से चाहो तो लाइन नीचे करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन से एक लाइन लेके आओ एंड टेक इट टू द बॉटम ऑफ पेज एंड राइट समथिंग देयर. It means, human capital accumulation means that when people leave agriculture and accumulate into more productive sectors. Accumulative word use करना जिससे कनेक्शन हो जाए. Accumulate into more productive sectors. Only rising productivity can feed the population. Only rising agricultural productivity can feed the population. By human capital accumulation in services, in trade, in manufacturing, उसके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो लोग खा पाएंगे. समझ में आई ना ये बात? ठीक है. 80, ये नेक्स्ट चैप्टर की समरी है. 5.44, इसमें ये अच्छी चीज लिखी हुई है. परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ इंडिया सिंस 1980. persistent growth of India since 1980. ठीक है, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ की नहीं बात है वो. पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ लिख लो. एवरेज पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 4.5%, बस उसको अंडरलाइन कर लो. चाहो तो कहीं और लिख लो. देखो हम तो सुनते हैं जीडीपी ग्रोथ 7-8% से 4.5 क्यों लिखा है? Why it is written only 4.5? We hear of 7 to 8% growth. No, on average since 1980. It's per capita. Population भी तो इंक्रीज कर रही है. उसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ रहा है. याद रखना, पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज है ये. ठीक है. ए और बी 4.55 में 5-6 लाइन नीचे छोड़ के हैं. टू lacuna of that growth. टू lacuna of that growth. बीच में कहीं लिख लें टू lacuna of growth, बाद में मैं एरो बनवा दूंगा. 5.44 में नीचे है. टू lacuna of this growth, या टू ड्रॉबैक्स या टू लिमिटेशंस. टू लिमिटेशंस ऑफ दिस ग्रोथ. टू लिमिटेशंस ऑफ दिस ग्रोथ. ए लिखो 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ लाइन में. With limited transfer of labor resource from low productivity to high productivity in dynamic sectors. समझ में आई ना ये बात? ये तो पहली है दिक्कत.
ये वही है पुअर ट्रांसफॉर्मेशन, चाहो तो लिख लो पुअर ट्रांसफॉर्मेशन। ए पॉइंट इज नथिंग बट पुअर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दिस ऑल पेन एंड दिस टाइम विल गो बट दिस कंसेप्ट विल रिमेन विद यू, ठीक है। पुअर ट्रांसफॉर्मेशन। बी तो ऑब्वियसली रिलेटिवली मॉडेस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। बी रिलेटिवली मॉडेस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। समझ गए बात? उसके नीचे जो दो लाइनों बाद आप लिखें, बगल में हेडिंग डालें थॉटेड ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने फिर से एक बार थॉटेड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया। वी आर स्टिल इन 5.44। लास्ट की कुछ लाइनें पहले लिखो तो बगल में थॉटेड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एरो बना देना। थॉटेड ट्रांसफॉर्मेशन, थॉटेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखें। Resources, especially labor, will move from low productivity in formal sectors to other sectors that are marginally less formal and only marginally more productive. It says कि labor is moving. It's no doubt that when you say productivity, labor is moving to more productive, but only marginally. बहुत थोड़ा ही वो मूव कर रहे हैं। They should move at higher pace. इसलिए थॉटेड है, नो नहीं है। अगर ना मूव करते तो मैं नो लिखते ना उसमें, ये दे वुड हैव रिटन नो, बट दे आर सेइंग दैट इट्स वेरी मार्जिनल इन नेचर। समझ में आई आपको बात? आप परेशान ना हो, आपको देख के लग रहा है यू आर वेरी टायर्ड। चलो भाई, नाउ 4.55 प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। भाई ग्रोथ सब बढ़िया मजा आए जो आपको फ्यूचर में, तो उसके लिए कुछ प्री कंडीशन भी है। ध्यान से सुनना। आई विल आस्क यू टू राइट 1, 2। 1 के बीच में ए और बी भी लिखेंगे। 1 का ही सब पार्ट ए बी, 2 का भी पार्ट ए और बी, ऐसे चलेगा, ठीक है। सो प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ इन इंडिया इज 5.45। 1 रैपिडली इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल। ये 1 है, 1 ग्रेट। 1 ए लिखें हेल्दी इंडिविजुअल, healthy individual. B including all women. C basic education to continually learn and adapt. अब सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, that education should also ask individual to adapt. भाई एक बड़ा फेमस वो टेड टॉक हुई थी, उसमें उसने कहा था, पता नहीं हेंस रोसलिंग था कोई था, कि a child who leaves school in 2000 will die in 2060, will retire in 2050. The way we are growing for last 1 century, आगे हम ग्रो करेंगे 2000 to 2050 में there will be no similarity, कुछ सिमिलैरिटी ही नहीं होगी। डॉक्टर आप समझ लो जो 2000 में एमबीबीएस पास किया हुआ है, वो 2040 तक ऑपरेशन करेगा। He'll operate individual till 2040। एक ट्रक मैकेनिक तक 2000 में जब ट्रक चलाना सीखेगा, 2040 में वो अपना काम छोड़ेगा। In those days trucks will be entirely different, given the pace of growth and given the pace of technology change। तो अगर वो अडेप्ट नहीं कर सकता है तो he'll have to perish। आप बेंगलोर में देख लो, सबसे बड़ा अनरेस्ट ही इंजीनियर्स में ये है कि जावा सीख के आए थे, पल सीखनी पड़ रही है। यहां तो भैया कुछ जावा ही बड़ी मुश्किलों में सीखे थे, अब नई लैंग्वेज क्या सीखेंगे? उसके बाद बोले पाइथन आ गई। सो देयरफॉर यू हैव टू कंटिन्यूअली अडेप्ट। ये याद रखना। एक चीज चाहो तो लिख लो, द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन शुड बी, द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन शुड बी दैट इट चेंजेस। दैट इट चेंजेस, ये थोड़ा मैंने ज्यादा स्टाइलिश लिखवा दिया, दैट इट चेंजेस। हर टीचर को अपने स्टूडेंट को पढ़ा के भेजना चाहिए स्कूल से बाहर कि जो मैंने पढ़ाया वो काम नहीं आएगा, लर्न ऑन के बेसिस पे और चेंज करो, अडेप्ट। दैट स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू अडेप्ट, स्टूडेंट शुड बी ट्रेन टू अडेप्ट, टोल्ड लिखा, ट्रेन्ड टू अडेप्ट। इसीलिए एग्जाम को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कि आपने एक बार रट्टा मार लिया, उसके बाद एग्जाम निकाल लिया तो बात खत्म, या कोई भी पास भी हो गए तो बात खत्म, ठीक है। सो दैट इज बेसिक एजुकेशन टू कंटिन्यूअली लर्न एंड अडेप्ट। 1 का एबीसी लिख लिया, आप लिखो 2 रैपिडली इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। रैपिडली इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ए लिखें। अगे हेडविंड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आप कहोगे सर ये ए कैसे है? ए मतलब कि ये इसको रिड्यूस करना,
हेडविंड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, बी वाटर स्कैरसिटी। आगे अगेंस्ट लिखा है ना, इतना तो आपको कॉमन सेंस हो गई, आप थोड़ी कहते हो वाटर स्कैरसिटी गुड प्री कंडीशन, अगेंस्ट वाटर स्कैरसिटी। फिर लिखें 3, हाइपर ग्लोबलाइजेशन बैकलैश इन एडवांस्ड कंट्रीज, हाइपर ग्लोबलाइजेशन बैकलैश इन एडवांस्ड कंट्रीज, नीचे अंडरलाइन कर लो मस्ट रिसीड, सेंटेंस पूरा हो जाएगा, मस्ट रिसीड। समझ गए बात? दीज आर 3 ग्रेट प्री कंडीशंस फॉर इंडिया। लास्ट सेंटेंस इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल ही दिखाया था, देयर इज नो कन्वर्जन स्टॉल एज येट बट इट वुड बी वाइज टू एक्ट टू हेड इट ऑफ। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कोई क्यू लिख लो बगल में, दैट इज क्वेश्चन। मैं तो ऐसे अंडरलाइन करता हूं, जैसे स्टार्ट ऑफ द वर्ड ऐसे कर दिया, लास्ट ऑफ द वर्ड ये कर दिया, ये यहां क्यू लिख दिया, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आप चाहो तो कभी भी आपको कुछ लिखने का, सोचने का मन करे, लिखना नहीं होता है, आपको सोचना ही है, पॉइंट्स में अगर आप सोच सकते हो न्यूमरेट तो वही लिख दोगे जाके। समझ में आई बात? सो दैट एंड्स दिस चैप्टर। नाउ वी मूव टू क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। 2-4 मिनट का आई कैन गिव ब्रेक, सेटल योरसेल्फ। क्लास कितने बजे खत्म करनी है? जितने बजे आप कहें। हाँ जी, नहीं आपको अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो हम, इसीलिए हमने 4 बजे शुरू किया है क्लास। 5 मिनट्स का ब्रेक, एट 8 वी विल स्टार्ट। 8 से लगभग 8:40 तक हम पढ़ेंगे। माई नेम इज शिक्षा। क्या बात है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन एंड, अरे यार इसको तो पॉज करवाओ, क्या करवा रहे हो यार? चलें पहले तो लिखें राइट। फर्स्ट लेट मी टेल यू द concept of late 18th century, it's of classical economics, Malthusian trap. Malthusian trap. Malthus was a political economist. He used to teach in Indian civil service at Haileybury College. Malthusian trap. It says that population grow faster than resources. भाई population resources grow 1 2 3 4 5 6. Population grows 1 2 4 8 16 32. ठीक है? He says that there is always, productivity has a limit. Generally productivity do not rise. Generally productivity do not rise. And population rises. Population rises. Our productivity cannot keep up with the population. Nature engulfs that extra population. Nature eats up that population. Via war, via epidemic, via some problem, that population is taken away. वो population को मार देती है. This war and all for resources, आपने World War II देखा होगा, for these resources, कि वो पैसिफिक के रिसोर्स चाहिए, वो जर्मनी के लेबेंसराउम पॉलिसी एंड ऑल दैट, these are nothing but according to Malthus, the nature itself is balancing it again. जो रिसोर्स और पॉपुलेशन होता है उसको नेचर बैलेंस कर देती है. So that productivity cannot rise with the rising population is Malthusian trap. लिख ले Malthusian trap. Population grow faster than resources. हो सकता है आपने कई फॉर्मूलीज की थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा हो, बट है यही जो मैं बता रहा हूं. पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन रिसोर्सेज. ब्रैकेट लिख लें, प्रोडक्टिविटी कैनॉट कीप अप, प्रोडक्टिविटी कैनॉट कीप अप विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है? जिसकी इच्छा हो लिख लें. द नेचर बैलेंसेज इटसेल्फ, देयरफॉर नेचर बैलेंसेज इटसेल्फ. Therefore, nature balances itself. Therefore, Malthus says कि जब तक ये रहेगा तब तक war, epidemic, famines ये सब नहीं जाएंगे. Therefore, nature balances itself. Rising productivity can save us from falling into this trap. Rising productivity can save us from falling into the trap. जो प्रोडक्टिविटी राइज करी कोई ट्रैप ही नहीं है, ट्रैप ही प्रोडक्टिविटी का ही तो था.
तो राइजिंग प्रोडक्टिविटी कैन सेव अस फ्रॉम फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप। समझ में आया बात? परेशान ना हो, थके ना जल्दी। 6.11 पे चलें, पहले वहां से चैप्टर शुरू होना चाहिए था, इन्होंने गलत शुरू कर दिया। 6.11 ऑन पेज 84, ठीक है। दैट गेट्स यू द एम्स ऑफ द चैप्टर। एम्स ऑफ द चैप्टर, विल कम बैक टू दिस अगेन। एम्स ऑफ द चैप्टर, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको थोड़ा बहुत पता है क्लाइमेट चेंज क्या है यार, ऑब्वियसली। एम्स ऑफ द चैप्टर, राइट 1, टू डॉक्यूमेंट द चेंजेस इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल ओवर द पास्ट 6 डेकेड्स। ये चैप्टर डॉक्यूमेंट करेगा चेंजेस इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स। 2, to estimate the effects of fluctuation in weather on agricultural productivity. To estimate the effects of fluctuations in weather on agricultural productivity. ठीक है, और फिर आगे ये भी है, उसी में 2 का ये, तो प्रिडिक्शन इन दीज चेंजेस, कंजंक्शन प्रिडिक्टेड चेंज इन क्लाइमेट ओवर लॉन्ग रन। ये जो प्रिडिक्शन करेंगे कैसे आगे हम इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये पहले हम पढ़ तो लें उसे। 3rd, to arrive at estimates of the impact of global warming on Indian agriculture. ठीक है, कितना क्या एस्टिमेट है, कितना इफेक्ट किया, कितना हर्ट किया। सो दैट्स ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एंड इंडियन एग्रीकल्चर एंड देयर रिलेशन इज राइट। चलो आ जाओ अपने इस इंट्रोडक्शन में वापस, दोस्त कर्सिव इंट्रोडक्शन। वैसे अगर आप बहुत ही अपना समय बचाना चाह रहे हो कभी भी, तो सिर्फ ये भी पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जनरली अब मैं क्या बोलूँ, ये भी करने को कहा जाता है, जल्दी से पढ़ाना हो कभी तो तेजी से मैं ये पढ़ा के आपको चैप्टर पूरा करा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, चलो फर्स्ट जो 2 लाइन्स हैं, दे आर रीसेंट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। लिख लो, रीसेंट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। रीसेंट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, लिखवाना भूल गया, लॉन्ग टर्म। These signs are long term in nature. Long term signs है, 2-4-5 साल के नहीं, decades के। पहला लिखें, सेकेंड लाइन, rising temperatures. Rising temperatures. Declining average precipitation. Declining average precipitation. Precipitation का मतलब तो पता ही होगा, rainfall. Declining average precipitation. 3rd, increase in extreme precipitation events. Increase in extreme precipitation events. होगी तो बहुत, नहीं होगी तो भी बहुत। एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम है। प्रेसिपिटेशन इवेंट्स का मतलब ये नहीं बारिश, ना भी बारिश भी एक्सट्रीम है। आइदर इट्स आउटराइट फेमिन और इट्स आउटराइट फ्लड, देयर इज नोथिंग इन बिटवीन। पहले होता था, थोड़ी बहुत होती थी, अब धीरे धीरे एक्सट्रीम होने लगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आप लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग जो आप देंगे लेफ्ट वर्ड, सम की फाइंडिंग्स। सम की फाइंडिंग्स, ठीक है। इसमें आपको वही करना है, 1AB 2AB 3AB ऐसे चलेगा। पहले 1, द इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज फेल्ट ओनली इन द एक्सट्रीम। जब एक्सट्रीम होता है तभी फेल्ट होता है, थोड़े बहुत में फील नहीं हो रहा है। ए लिखें, when temperatures are much higher. When temperatures are much higher. B, rainfall significantly lower. C, number of dry days greater than normal. अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा ड्राई डे और वेट डे की डेफिनेशन क्या होती है। लिखना हो तो अभी लिख लो, जिसको आगे आएगा तो आगे लिख लेना, अभी लिख लो। डेफिनेशन नीचे लिख लो, डेफिनेशन ऑफ ड्राई डे एंड वेट डे। क्या? हाँ, वो दारू ना मिलना वो भी ड्राई डे, वो तुम्हारा वाला ड्राई डे नहीं देख रहे हैं। डेफिनेशन लिखें ड्राई डे की। ड्राई डे, परेशान ना हो, वो वाला ड्राई डे नहीं। ड्राई डे लिखें, लेस देन 0.1 mm रेनफॉल इन 24 आवर्स। लेस देन अरे 1 डे लिखो, 24 आवर्स क्या है, फिल्मी ना बनाओ उसे। लेस देन 0.1 mm रेनफॉल पर डे। ये बनाता है कोई रेन नहीं हुई। अरे प्रेसिपिटेशन यार, कोई भी प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल।
तो उसको एडजस्ट कर लो, मतलब 0.1 mm से भी कम रेनफॉल हो तो माना जाएगा कोई रेनफॉल नहीं है, इट्स इक्वल टू नो। और 0.1 mm में बहुत कम होती है, एक आध बारिश भी ना पड़े बूंद भी पड़े, ठीक है। सेकेंड लिखें, वेट डे, वेट डे more than 80 mm rainfall, बंद कर दो इसे। वेट डे, वेट डे मोर देन 80 mm या 8 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एक दिन में वेट डे भैया, डे, वन डे होती है इतनी, 8 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन वन डे, तो वो डे वेट हो जाएगा, उस दिन बारिश हुई, उस दिन, ठीक है। सो नंबर ऑफ ड्राई डेज ग्रेटर देन नॉर्मल, ये था सी। समझ में आई बात? सो व्हाट इज द फर्स्ट फाइंडिंग? दैट इंपैक्ट इज ओनली व्हेन इवेंट्स आर एक्सट्रीम। सेकेंड लिखें, these impacts are significantly more adverse in unirrigated areas compared to irrigated areas। ये तो कॉमन सेंस की बात है। These impacts are much more in unirrigated areas than irrigated areas। चाहो तो ऊपर लिख लो 52% ऑफ इंडियन फार्म लैंड इज अनइरिगेटेड, ऊपर कहीं पे एकदम ये याद कर लो, इसे रट लो। 52% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म लैंड इज अनइरिगेटेड। अभी तक मेरे को 55 पता था, इन्होंने 52 बताया है, 52%। एक चीज और चाहो तो आप लिख लो, आपकी इच्छा है, नीचे पेज में, इसका सर्वे से उसका कोई लेना नहीं है। मोर देन 60% ऑफ इरिगेटेड एरिया आर, मोर देन 60% ऑफ इरिगेटेड एरिया, जो इरिगेटेड का 60% है, मोर देन 60% ऑफ इरिगेटेड एरियाज आर फेड बाई वेल्स, फेड बाई वेल्स, नेचुरल ट्यूबवेल सब मिला के फेड बाई वेल्स, ठीक है। रिड्यूसिंग दी वाटर लेवल्स ड्रास्टिकली, रिड्यूसिंग दी वाटर लेवल्स ड्रास्टिकली। giving rise to serious drinking water problems, giving rise to serious drinking water problems। दूसरी तरफ जो कनाल होती है, it feeds this water table, तो canals है नहीं। My village is 6 kilometer away from river Ganges, बिल्कुल अपने मैच्योर गैंजेस का जो फेज है, अपर गैंजेस का जो लास्ट फेज है, 2 किलोमीटर चौड़ी रिवर है, एंड देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, ऑलमोस्ट पानी नहीं है। हैंडपंप्स तुरंत के तुरंत खत्म हो जाते हैं। आप हैंडपंप बनाओ, उसको इंडिया मार्का बोलते हैं हमारी तरफ, इंडिया मार्का। तो वेन एवर आई वेंट, अब तो क्या ही जाता हूं मैं, वेन एवर आई गो टू विलेज, तो गांव में इतना पानी की समस्या थी कि माई ग्रैंड मॉम यूज्ड टू आस्क मी कि बेटा पहले जाओ पानी भर लाओ, क्योंकि वो आई नहीं पानी भरने वाली एंड ऑल, तो फिर तुम्हें कुछ बिस्कुट या चाय देते हैं पहले जाके। तो आई गो, तो मुझे गांव वाले कहते थे कि साल भर पहले का ये खत्म हो गया, उस वाले में जाओ दूसरे। सो आई यूज्ड टू गो टू सम अदर वन। सो दैट इज द वाटर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस वेल इरिगेशन। हैंडपंप को इंडिया मार्का बोलते हैं। वो एल्युमिनियम का हैंडपंप होता है, दैट वाइट वन, हाँ जी, उसमें बच्चों की उंगलियां बहुत फंसती हैं। वो बात करते करते ऐसे उंगली रखे, उसने ऊपर चलाया और कच्च से वो गई उंगली, है ना, इट हैपेंड, थैंक गॉड। चलो मेरी बची रही। सो दीज impacts are significantly more adverse in unirrigated areas। ये सेकंड था, इसमें कोई ए भी नहीं चलेगा। 3, climate change could reduce annual agricultural incomes, that's third। A, range of 15 to 18% on average। B, 20 to 25% for unirrigated areas। समझ में आई बात? अब लिखें 3 सॉल्यूशंस ऑफ क्लाइमेट शॉक्स। हाँ जी, इसी में है, सॉल्यूशंस ऑफ क्लाइमेट शॉक्स। तभी तो बताया समरी होती है पूरी चैप्टर की। सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्लाइमेट शॉक्स। 1, ड्रास्टिकली इंक्रीज एक्सटेंडिंग इरिगेशन, ड्रास्टिकली एक्सटेंडिंग इरिगेशन, ठीक है। सेकंड, replacing untargeted subsidies in power and fertilizer by direct income support, untargeted।
समझ में आई ये बात? ये सब्सिडीज खत्म करें। थर्ड, सेरल सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी नीड सेंटरिटी ऑफ पॉलिसी नीड्स टू बी रिवाइव्ड। सेरल सेंटरिटी, हमारी सारी जो पॉलिसी है वो सिर्फ इसकी होती है, अनाज की। अगर आपको पढ़ना हो वैसे तो मैं नहीं बोलूंगा, 2016 में एक चैप्टर था फॉर पल्सेस, कुछ पल्स करके चैप्टर था, उसकी जो भी फाइंडिंग है वो बीच बीच में आपको लिखाता रहूंगा, इसलिए आपको पढ़ने की उसको जरूरत ज्यादा नहीं। ठीक है, एक चीज इसमें रह गई है 1 और 2 के बीच में, चाहो तो आप ए लिख लो 1.1 या कुछ, एफिशिएंट ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसी को पढ़ना हो तो स्टार करके लिख लो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और जो आपको नोट्स दिए हुए हैं वो बेसिक वाले, उसमें एग्रीकल्चर चैप्टर में है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप, एक तो एक्सटेंडिंग इरिगेशन और दूसरा एफिशिएंट इरिगेशन। फर्स्ट इज हर खेत को पानी, दैट इज एक्सटेंडिंग इरिगेशन, दूसरा मोर क्रॉप पर ड्रॉप। समझ में आई बात? चलो भाई, थकान का तो कुछ कर नहीं सकते। 6.1 is aim of doubling farmers income. 6.1 is aim of doubling farmers income. पूछा भी था मैंने, ये फार्मर है, ये फार्म नहीं है और ना रूरल है, इट्स एम ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स गोल ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। समझ में आई ये बात? नाउ अब ये लिखा है हर्डल्स ऑफ ग्रोथ, उसी में लिखें 6.1 में ही, हर्डल्स ऑफ ग्रोथ। देयर आर 2 हर्डल्स, हर्डल्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ए लिख लें, वो तो जनरली टर्म है, कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सब इसमें आ जाएगा। अभी की जो रियलिटी है यही बड़ी मुश्किल है, पता है ना, सब रियलिटीज अनइरिगेटेड है, ये है वो है, फूड प्रोसेसिंग नहीं है फार्म में। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, टाइम चला जाएगा। आपको पता है 4 तरीके से मैंने आपको बताया था दैट इट्स बीइंग मार्केटेड बाय 4 वेज। 1 इज एट फार्म गेट, 1 इज एट लोकल मंडी, 3rd इज एट नहीं लोकल मार्केट जो हाट लगती है, 3rd इज एट नियर बाई कस्बा मंडी, 4th यहां तक लाके बेचना। ठीक है, तो फार्म गेट में लो प्राइस मिलते हैं। आप टेंशन ले, आपको मैं लिखवा दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, बाकी में तो लिख ही लिया होगा। चलो, सो कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बी इज हार्शर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट्स वल्नरेबिलिटी टू लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज। मतलब इट सेज कि गरीबी, फर्स्ट इज गरीबी, दूसरा आटा गीला। फर्स्ट इज कि आप गरीब हो, दूसरा आपका कंगाल हो, और दूसरा आटा गीला हो रहा है। दैट इज harsher realities is point 1, and second is future prospects of climate change making it even worse. समझ गए बात? The prospects of its vulnerability to long term climate change. चलो भाई, एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपको अब तक शायद ना पता हो, आप पता कर लें। These are points of recent problems of recent year. 6.2 2 पार्ट्स में है। एक प्रॉब्लम, शुरू की 5 लाइन है प्रॉब्लम ऑफ रीसेंट ईयर्स, उसके बाद चलेगा फ्यूचर चैलेंजेस। प्रॉब्लम ऑफ रीसेंट ईयर्स, वही जो हार्श रियलिटीज में आ जाएगा। क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ रीसेंट ईयर्स। ठीक है, ए। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ रीसेंट ईयर्स में एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है रीसेंट ईयर्स, ब्रैकेट में लिख लें, ऑफ प्लेंटी। वैसे तो हजारों प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, किसकी प्लेंटी? किस चीज की प्लेंटी? अरे सेरल्स की, सेरल्स की प्लेंटी। बाकी किसी में कोई प्लेंटी व्लेंटी नहीं हो रहा है, बस सेरल्स में प्लेंटी है, प्लेंटी ऑफ सेरल्स। ए लिखें। यार आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कहां क्या चल रहा है? कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या सर प्लेंटी व्लेंटी बता रहे हो। ए, फार्म रेवेन्यूज डिक्लाइनिंग फॉर ए नंबर ऑफ क्रॉप्स डिस्पाइट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। Farm revenue declining for a number of crops despite increasing production. B, MSP falling, market price falling below MSP. आपको पता है इस बजट ने MSP चेंज कर दिया सिस्टम।
इनपुट कर दिया है, 3 इकोनॉमिक सर्वे से चल रहा है, मुझे तो लगा कभी होगा भी नहीं। बीजेपी चलो कम से कम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेती है, इकोनॉमिक्स में तो ठीक है ये, पर थोड़ा ज्यादा ही तुगलक बनने लगते हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं उसकी। सो दीज आर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मैंने आपको बताई दैट फार्म प्राइसेस ड्विंडल होने लगे, फार्म रेवेन्यूज आर गोइंग लो एंड मार्केट प्राइसेस बिलो एमएसपी। मार्केट प्राइस एमएसपी से भी लो है। ठीक है, एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिनिमम होना है, मार्केट प्राइस तो जनरली उससे ज्यादा ही होने चाहिए। फार्मर्स आर टुडे डिपेंडेंट ऑन एमएसपी, तो क्या करते हैं वो सिर्फ एमएसपी क्रॉप उगा लेते हैं। देयरफॉर पल्सेस एंड ऑल आर फॉलिंग। देखो आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, 2 मिनट लगेंगे पर टाइम इज इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन कंसेप्ट। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप इन इंडिया, एक जिसपे एमएसपी मिलती है एमएसपी क्रॉप्स, देन देयर आर नॉन एमएसपी क्रॉप्स। ठीक है, इसका शेयर बढ़ता जा रहा है, इट्स शेयर इज इंक्रीजिंग। इस पे एमएसपी मिलती है तो फार्मर इसे उगाना चाहते हैं, यहां पे सप्लाई हायर है बट प्राइसेस डू नॉट गो एनीवेयर, जनरली लो है बट वो एमएसपी मिलती है तो इसलिए सप्लाई मार्केट में डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई प्राइसेस शुड फॉल बट दीज प्राइसेस डू नॉट फॉल बिकॉज एमएसपी। यही बता रहे मार्केट प्राइसेस आर फॉलिंग बट फार्मर्स आर गेटिंग एमएसपी, फार्मर्स आर गेटिंग एमएसपी, तो इनको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। जनरली हमारे तक जो सामान आता है वो एमएसपी के ऊपर ही मिलता है। सो सेरेल्स में देयर इज ओवर सप्लाई बट स्टिल प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग, फूड इन्फ्लेशन बना हुआ है। नॉन एमएसपी का शेयर कम होता जा रहा है। पिछले खैर 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली डेकेड की बात कर रहा हूं। शेयर इज फॉलिंग, शेयर इज फॉलिंग, इस साल 7% बढ़ गया है, उसकी बात नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में शेयर इज फॉलिंग। ये डिमांड सप्लाई से चलता है, तो इसमें व्हेन सप्लाई इज फॉलिंग प्राइस आर गोइंग अप। सो प्राइस ना इसमें कम होता है ना इसमें कम होता है। समझ में आई ये बात? इन एमएसपी प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग, और इसमें आप देख लो प्राइस आर बीइंग सपोर्टेड, सो देयरफॉर फार्मर टेंड टू ग्रो दिस। आप कहोगे सर इसमें प्राइस हाई है फिर इसको क्यों नहीं उगाते? कौन इतना दिमाग लगाए यार, मार्केट में बेचे कहीं बेचे। अच्छा दूसरी चीज, इसके जो फार्म गेट प्राइसेस है इंडिया में, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई दैट फार्म गेट प्राइसेस आर वेरी लो। जो फार्म पे बिकता है वो लो है, हम तक महंगा मिलता है। यू गो टू दिस सब्जी वाला और वो 100 रुपए किलो टमाटर देगा, तो एक बार बोला मुझसे कि भैया क्या करें, मैंने कहा आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ दिस 100 रुपी रीच टू दैट फार्मर, या आप ही की जेब में आ जाए तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, ये बीच में जाता है। आपने उस किसान ने 5 का बेचा, आपने 85 का खरीदा है, 80-75 रुपए बीच में बनाए गए। समझ गए बात? सो फार्म गेट प्राइसेस आर वेरी लो। किसान इस फार्म गेट प्राइस से इतना परेशान है कि वो एमएसपी वाली क्रॉप उगा लेता है, सीधे सीधे, दिमाग ही नहीं लगाना। इन हरियाणा एंड पंजाब में आपको बताऊं, इन पंजाब स्पेशली बासमती राइस फेच देम मोर मनी बट दे डू नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि उसको साफ करने के लिए लेबर चाहिए। वो लेबर वाला काम नहीं चाहते हैं, लेबर में खिचखिच है, सस्ता चावल उसको मशीन से करके भेज दो, दैट्स इट, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। बिकॉज फार्मर हैज टू मेक हिमसेल्फ रेडी फॉर नेक्स्ट साइकिल, अगली क्रॉप से बोनी। फिर इसमें हजारों प्रॉब्लम है, दे आर वेरी फार फ्रॉम हाईवे, यहां से यहां तक लेके कौन है। दे हैव कोल्ड स्टोरेज बट ओनली इन अर्बन एरियाज, कोल्ड स्टोरेज सिर्फ अर्बन एरिया में खुले हैं, फार्मर से 20 किलोमीटर दूर। नाउ विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एनी रोड एंड ऑल टू टेक दिस प्रोड्यूस टू 20 किलोमीटर्स, बड़ा मुश्किल है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्रैक्टर का टायर पंचर हो जाए और उसमें प्रोड्यूस भरी हुई है, हजारों का नुकसान है। बिकॉज यू वॉन्ट 2 लेबर फॉर एंटायर डे टू अनलोड इट, उसको टायर ठीक करें एंड देन टू लोड इट। और उस खेत वेत में क्या हुआ, अच्छा ये वहां, अच्छा बुला दो ना, 1 मिनट ऐसी आवाज दे दो भाई। सो देयरफॉर इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क इन सच केसेस। ठीक है, अरे बड़ा इंटीग्रेटेड मामला है, इसलिए ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा मैं। चलो, सो दीज आर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, 2 प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। अब देखें फ्यूचर चैलेंजेस, फ्यूचर चैलेंजेस उसी के जस्ट नीचे, एमएसपी के जस्ट नीचे के नीचे से शुरू करें, फ्यूचर चैलेंजेस। हाँ जी, एक सेकंड। दिस न्यू एपिडेमिक हेडेक इज अ न्यू एपिडेमिक। और पता नहीं वाईफाई है क्या है, बट इट्स रियली एन एपिडेमिक, सब इससे परेशान है। इट कैन बी एनीथिंग।
रात में यही बस आप प्रे करके भगवान से कल मेरा सिर ना दर्द हो, बाकी तो अब ये भी नहीं कुछ भी ना हो कि बाढ़ आ जाए तो भी मैं, बट जनरली दिस इज द बिगेस्ट फ्यूचर चैलेंज। ठीक है, इस पे भी एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में लिखवाना है। चलो भाई, फ्यूचर चैलेंजेस। ए, productivity will have to be increased. Productivity will have to be increased. They are hammering home this point again and again. Price and income volatility reduced. B, price and income volatility reduced. C, increasing resource constraints. Increasing resource constraints. समझ में आई रिसोर्स कॉन्स्टेंट? भाई रिसोर्स कॉन्स्टेंट का मतलब ये आपके लैंड फ्रेगमेंटेड है, एक एग्जांपल है बस उसका, लैंड फ्रेगमेंटेड, एवरीवन कैन नॉट बाय ट्रैक्टर, वाटर लेवल आर गोइंग डाउन। पानी अगर आप इरिगेशन प्रोवाइड भी कर दोगे तो पानी कहां से आएगा इतना? भाई आप इरिगेशन चिल्ला रहे, सबको दे दो एक एक मोटर और डाल के गड्ढे में वो पाइप डाल ले, सारा पानी नीचे पाताल का खींच, साउथ अमेरिका का खींच लाए, जो ग्लोब के उस साइड है उसका पानी खींच लाए। सो देयरफॉर, अच्छा ज्योग्राफी का स्टूडेंट ये मत कहने लगना बीच में कोर पड़ेगा, मोल्टन है एंड ऑल दैट, मजाक था ये। सी, इंक्रीजिंग रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। डी, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैंड, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैंड, बस वही रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट ही है। ई, डिटीरियोरेशन इन सॉइल क्वालिटी। कैन यू टेल मी रीजंस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी? ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, मोनोक्रॉपिंग। थर्ड, मेरा वाला बताओ। फोर्थ, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन से सॉइल बिकम्स एसिडिक। हमें चाहिए स्प्रिंकल, जो जिसमें जमीन में मिट्टी में वो नहीं हुआ है, पेड़ नहीं उगा है, उस मिट्टी में पानी नहीं पड़ना चाहिए। वी जनरली टेंड टू डू फ्लड इरिगेशन, पूरा खेत भर दिया पानी से, वो जो क्रॉप है वो तो जगह जगह लगी हुई है, बाकी पानी भी, मिट्टी भी पानी सोख रही है, इट बिकम्स एसिडिक। ये चाहो तो लिख लो, ज्योग्राफी में काम आएगा। इफ मोर वाटर सॉइल बिकम्स एसिडिक, इफ लेस वाटर सॉइल बिकम्स एल्कलाइन। नहीं, क्यों ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद। हाँ जी, वो है तो ये बोलना आसान, बट कुछ तो करना चाहिए। फिर ये कहना कि नहीं होगा तो नहीं, ठीक बात है, अभी तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता। खेत जो है वो इतने बड़े, इतने ऊंचे नीचे, और उसमें पावर नहीं है, एंड दे आर, वही मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। अब आइडियल दुनिया में तो सब कुछ होगा, उसमें तो इंटरनेट से डाउनलोड होगा अनाज, ऐसे दबा लगाएंगे लेफ्ट क्लिक और उससे दिख लेगा। जैसे एक ऐसे ही मजाक में बता रहा हूँ, वन ऑफ माय टीचर हैज ऑर्डर्ड सीडी ऑनलाइन, उसमें लिखा था फ्री सीडी, उन्होंने क्लिक किया, थोड़ी बाद सीपीयू का फ्लैप खोला, बोले सीडी तो आई नहीं हमारी, इट वाज रियल। ठीक है, तो फ्यूचर में ये भी होगा। चलो, ई, डिटीरियोरेशन इन सॉइल क्वालिटी। एफ, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड रेनफॉल वेरिएबिलिटी। ये फ्यूचर चैलेंजेस हैं। ठीक है, 6.3 इज नॉट ऑफ एनी यूज एट ऑल, इसमें वही 2 बीघा जमीन और पीपली लाइव लिखा हुआ है, बट 6.3 में सिर्फ अगर चाहो तो अब करनी है अंडरलाइन तो एक लाइन कर लो। यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन गांधीयन पॉलिटिक्स। यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन गांधीयन पॉलिटिक्स, ये बता रहा है गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स एग्रीकल्चर से ही शुरू करी थी, चंपारण से। द फर्स्ट साल्वो ऑफ सत्याग्रह वाज फायर्ड बाय महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स, द इंडिगो फार्मर्स एक्सप्लॉइटेड बाय कॉलोनियल रूल। तो ये एग्रीकल्चर की जगह है। महात्मा गांधी ने भी अपनी जो पॉलिटिक्स चमकाई थी वो एग्रीकल्चर से ही चमकाई थी। ठीक है। 6.4 इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ना, तो कई इंट्रोडक्शन में थोड़े टेक्निकल वर्ड आ जाएंगे। 6.4 इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। 3 इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। 1, it still accounts for substantial part of GDP and employment. It still accounts for substantial part of GDP and employment. 2, poor agricultural performance can lead to inflation, farmer distress, unrest, etc. etc. सरकार तो गिरा ही दे कम से कम। Poor agriculture performance. And 3rd, it can hold back the economy. ये अलग से मैं 3rd करवा रहा हूं, एग्रीकल्चर अलोन। तो एक क्वेश्चन लिखें। एक्चुअली दिक्कत है ना, एग्रीकल्चर की बात करते करते एक्चुअली हम लोग सोशल हो जाते हैं, फार्मर हैं, गरीब हैं, ये है वो है, तो इसलिए क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल, इसकी बात मत करना, अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड कल्चर, सोशल एंड कल्चरल इनको छोड़ के
एन्यूमरेट द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ पुअर एग्रीकल्चर। एन्यूमरेट द इकोनॉमिक, बिल्कुल ट्रूली इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। एन्यूमरेट द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स पुअर एग्रीकल्चर कैन हैव ऑन इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स पुअर एग्रीकल्चर कैन हैव ऑन इंडियन इकोनॉमी। टॉक ऑफ हार्ड कोर इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात करें तो बताएं जरा कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। कमाल ही हो गया, एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स नहीं बता पा। मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर तो जनरल टर्म है भैया। भोजन, खाना कहां से खाओगे? कंजम्पशन, मेजॉरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन इज पेटी लेबर्स, दे वोंट फुल डाई ऑफ हंगर। डाई ऑफ हंगर, वो कंजम्पशन ही उनका इतना बढ़ जाएगा कि सेविंग तो छोड़ो, दे वोंट बी एबल टू कंज्यूम। जनरल इन्फ्लेशन, हाँ जी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर उतना आगे निकल जाना उसमें, उधर उस लाइन पे फिर लौट के आना जब, हाँ जी, उस लाइन में उधर करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट, फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, करेंसी डिवेल्यूएशन, फिर लौट आना उधर से जब घूम फिर के, तो फिर आना शुरू होना इन्फ्लेशन पे आना, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल। फिर रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, इधर से फिर घूम फिर के आना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? फिर उसके बाद क्या लिखोगे? पुअर एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स विल रिड्यूस, फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट्स, फूड सिक्योरिटी। तो अच्छा, इधर तो घूम आए, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, नहीं इसी तरह निकल जाओ आगे, घूम फिर के टहल के आओ, चलो। सो एन्यूमरेट 5 to 6 रीजंस। थक गए यार बोलते बोलते। 6.5 नीड ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वही लुइजियन ट्रांसफॉर्मेशन सुना है ना? नीड ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। नीचे लिखो कहीं पर भी जगह हो। फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर most basic structural transformation is negative employment elasticity. Most basic structural transformation, वैसे तो बहुत हैं, most basic structural transformation is negative employment elasticity. ठीक है, भूल आप लोग ना जाओ इसलिए एक लाखवीं बार ब्रैकेट में फिर से लिखवा रहा हूं। People should leave agriculture with skills. कभी भी ये लीविंग अनस्किल नहीं होनी चाहिए। पीपल शुड लीव एग्रीकल्चर विद स्किल्स। कॉमा में लिख लें पुल माइग्रेशन। समवन शुड पुल देम आउट, दे शुड नॉट बी पुश्ड अवे। ये नहीं कि बक्सा लेके, वो देखिए किसी ने मूवी ऐसे ही पूछ रहा हूं, ये मेरा इंडिया, उसमें राजपाल यादव बक्सा लेके आता है। तुम्हारे जैसे देखने वाले नहीं देखे, जिगर में किस तरह रंजो गम पाले नहीं देखे, और उनका रंग और नूर तो यहाँ सब ने देखा है, किसी ने हमारे पाँव के छाले नहीं देखे। सो दैट वाज व्हेन ही यूज्ड टू वॉक। उससे नौकरी पर मजाक उड़ा के जब वो जाता है अपने जूते बारी से पहने हुए, लुंगी पहन के बक्सा से, वॉच दैट मूवी। उसमें दिखाया डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडिया। और अगर आपको एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो एक डॉक्यूमेंट्री है इंडिया रिबॉर्न। तो इन दैट डॉक्यूमेंट्री 4 पार्ट किया, उसमें दे हैव शोन द कंट्रास्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें पहले वो दिखाया पब बेंगलोर की लाइफ एंड ऑल दैट। देन दे वेंट टू महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक लेडी अपने एक बच्चे को लेके बोली कि 20 days अगो माय हस्बैंड हैज कमिटेड सुसाइड। तो मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कमिट किया। तो उससे पूछते तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है? तो शी शोज चावल, आपने देखा होगा जब सूख जाता है तो उसके वो बन जाते हैं बॉल्स। तो एक उसमें वो थोड़ा सा उसने चावल दिखाया, आप तो उसे टच भी ना करो, मैं तो छू भी ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, तो भगवान जो कराएगा वही करे आदमी। सो दैट राइस वाज देयर। और उसने कहा कि मुझे पता नहीं नेक्स्ट कब तक ये हमें खाना पड़ेगा, बट यही अभी हमारा खाना है। सिर्फ चावल अपने बच्चों को खिलाती है, और 2 साल का बच्चा रो रहा है एंड ऑल दैट। उसमें काफी कंट्रास्ट दिखाया। जैसे एक गुड़गांव में दिखाया हॉल जिसमें मैरिज हो रही है, वो क्रेन एंड ऑल दैट, हेलीकॉप्टर से शूटिंग। और फिर उसी पे दिखाया कि वहां पे वो लड़की शादी करे। फिर उसी गार्ड का दिखाया, गार्ड इज ऑल्सो सर्चिंग ग्रूम फॉर हर डॉटर। बोला मेरी लड़के से शादी का गला घोट के मार दूं एंड ऑल दैट। सो दिस इज इंडिया रीबॉर्न नाम है उसका, 4 पार्ट्स में है, यूट्यूब पे होगी। ठीक है, चलो भाई 6.5
6.5 देखें, सेकेंड पॉइंट से लिखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अबाउट गेटिंग पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ द एग्रीकल्चर बिकमिंग ओवर टाइम अ लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। यही जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर इज नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकालना। समझ गए ना ये बात? टू टेक पीपल आउट ऑफ इट। अब लिखें राइट साइड में 6.5 ही, रीजन ऑफ टेकिंग देम आउट ऑफ एग्रीकल्चर। 2 reasons of taking them out of agriculture। ठीक है, वन इज इट्स प्रोडक्टिविटी लेवल। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमेशा पुअर होती है, इट्स प्रोडक्टिविटी लेवल। A is its productivity level and B, the living standard it sustains cannot approach those in manufacturing and services। हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एग्रीकल्चर की पुअर हुई है। आप जनरल एक एग्जांपल देख लें कि दैट फार्मर प्रोड्यूसेस मैंगो, कितना भी अच्छा मैंगो प्रोड्यूस कर ले, वो मैंगो की आइसक्रीम से तो सस्ता ही होगा जैसे आइसक्रीम में मैंगो पड़ी, या कच्चा आम कितना भी कर लो अच्छे क्वालिटी का, उसके से बने अचार से तो सस्ता ही होगा, बिकॉज एंटायर इकोनॉमी एड्स वैल्यू इनटू दैट एग्रीकल्चर। भाई आप यहाँ पे जाओ, सीपी में वो वाली देते हैं ना आइसक्रीम, उस आइसक्रीम में वो पड़ा रहता है फ्रूट एंड वो, एक बार आशुतोष सर ले गए तो मैं पूछा कितने की, बोले 150 की। इतनी से 2 उसमें क्यूब पड़े हुए 10-10 रुपए के, 5-5 रुपए, और उसमें से 2 चम्मच आम, नॉट मोर देन 2 चम्मच आम उसने डाल रखे उसमें, एंड दैट वाज फूड प्रोसेसिंग। सो ऑब्वियसली वो आम उस आइसक्रीम से सस्ता ही होगा। सो देयरफॉर इट्स प्रोडक्टिविटी लेवल इज लो एंड सेकंड इज द लिविंग स्टैंडर्ड सस्टेन्स आल्सो लो। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट लाइन से आप बगल में हेडिंग डालें, हाउ अदर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी शुड रिएक्ट फॉर दिस। इसके लिए अदर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी को भी कुछ करने की जरूरत है। हाउ अदर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी शुड रिएक्ट फॉर दिस। समझ में आई बात? तो पहले लिखें ए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड दोज हायर प्रोडक्टिविटी अल्टरनेटिव्स टू एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड। इंडिया में दोनों नहीं हो रहा है, ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है और अर्बनाइजेशन में उनका कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ रही है। दे आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस एंड एंटरिंग गटर, वो यहाँ प्लास्टिक उठा रहे हैं, इससे अच्छा वहीं रहते। सो इन इंडिया दिस इज नॉट रिएक्टिंग गुड। अब इतना लिखने की अगर जगह हो तो लिख लें कि पुअर परफॉर्मेंस इन इंडिया, इन दोनों में पुअर परफॉर्मेंस है। नाइदर इंडस्ट्री कैन एब्जॉर्ब देम, जो सर्विस उन्हें मिल रही, देयर आर पेटी सर्विसेज, वेरी पेटी सर्विसेज। रिक्शा चला रहे हैं वो, हाथ गाड़ी खींच रहे हैं। ठीक है, बी, रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इटसेल्फ। एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, नहीं लोग चले गए प्रोडक्टिविटी से, में प्रोडक्शन ही घट गया। दैट रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब बड़ा मुश्किल है, B.1, B.2, B.3 चाहो तो लिख लो। B.1, प्रोड्यूस ग्रेटर फूड सप्लाईज फॉर पीपल। B.2, provide rising farm incomes। B.3, permit the accumulation of human capital। आपने देखा है what is accumulation of human capital? ठीक है, समझ में आई ये बात? 6 बस करें? हाँ जी बिल्कुल सही, आपने दूर की सोची। 6.6 नॉन इकोनॉमिक रीजंस टू टेक पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट्स माय फेवरेट पॉइंट। मैं हमेशा हर क्लास में बोलता जरूर हूं, आपसे भी बोला होगा जिनको पढ़ाया होगा। नॉन इकोनॉमिक रीजंस टू टेक पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर। एक 30 सेकंड्स दे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, नॉन इकोनॉमिक रीजंस टू टेक पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो, इफ यू थिंक लाइफ इन फॉरेन इज ऑलवेज गुड, आप करण जौहर की मूवी ज्यादा देखते हो। इफ यू थिंक दैट ज्वाइंट फैमिलीज आर ऑलवेज गुड, आप सूरज बढ़ जाते की मूवी ज्यादा देखते हो। इफ यू थिंक लाइफ इन विलेजेस इज बेटर देन अर्बन, तो आप बेवकूफ ही हो, आप हर तरह की मूवी ज्यादा देखते हो, आप मूवी जनरली ज्यादा देखते हो। तो सी व्हाट B.R. Ambedkar has written, village as a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism. And believe me, मैं सच में जब I go there and I have seen, even मैं आपसे ज्यादा तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, even in this, ये लोग कहते हैं ना शहर के लड़के लड़की ज्यादा करेक्टरलेस, go to village,
सब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं, आगे लोग कोई ज्यादा बहुत बिगड़े नहीं है, वहां पे हर कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चलता है। अगर शहर में लड़ाई होती है तो वो महीने 2 महीने चलती, गांव में जनरेशंस में लड़ाइयां चलती है। व्हेन आई विल टीच यू, आप जब नोट्स में पढ़ेंगे दैट फेलियर ऑफ कोऑपरेटिंग फार्मिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस वेरी, आप गांव का जो पेटी आदमी होगा ना वो भी बताता है कि जैसे आप जाओ, और हम लोग तो कभी कभी जाते हैं तो भैया वो लोग एंटी पार्टी है, तो व्हाट डज दिस मीन ऑफ, वो सदियों से चल रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज विलेज एज अ सिंक, ये बी आर अंबेडकर के वर्ड है, एज अ सिंक ऑफ लोकलिज्म। तो उनका कहना है कि वहां से लोगों को निकालो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, देन दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, लास्ट 2 लाइन्स आर क्वेश्चन ऑफ दिस 6.6. In the long run, people need to move and be moved out of agriculture for non-economic reasons. ये क्वेश्चन है। इकोनॉमिक रीजंस भी आप बहुत मुश्किल से बता पाए, नॉन इकोनॉमिक रीजन तो बहुत ही मुश्किल होगा। समझ गए? आपको पता है ना, जब इन अर्बन एरिया कास्टिज्म इज नो बार। होटल में आप पता ही नहीं कर सकते कौन किस कास्ट का है, क्या खा रहे हो आप। गांव में आपको सब पता रहता है कौन किस कास्ट का है, सेग्रीगेटेड रहते भी है। इन सिटीज अर्बनाइजेशन always breaks this religious orthodoxy. इसीलिए आप पढ़ाया भी था मैंने आर्ट एंड कल्चर में कि whenever there is urbanization there is always some religious movement. जैसे second urbanization brought this Buddha and all, third urbanization भक्ति एंड सूफी movement, fourth urbanization है जो lower caste और feminism के movement चल रहे हैं। So therefore these are the reasons. और ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 5-6 पॉइंट जनरेट कर लेना। 6.7 the vision of future agriculture sector. ये विजन है, हम चाहते हैं ऐसा हो। विजन ऑफ फ्यूचर एग्रीकल्चर सेक्टर या फ्यूचर प्राइमरी सेक्टर, विजन ऑफ फ्यूचर एग्रीकल्चर सेक्टर, ABC या 1 2 3 जो भी लिखना हो आपको। ए, एंश्योर दैट टुमारो देयर आर फ्यूअर फार्मर्स एंड फार्म्स बट मोर प्रोडक्टिव वंस। सेकेंड लाइन, एंश्योर दैट टुमारो देयर आर फ्यूअर फार्मर्स एंड फार्म्स बट मोर प्रोडक्टिव वंस। ठीक है। बी, facilitating this transition in the context of a prosperous agriculture and of rising productivity in agriculture. मतलब एग्रीकल्चर प्रॉस्पर हो, किसान प्रॉस्परस हो, कम हो बट प्रॉस्परस हो। C, that will also facilitate good urbanization and rising productivity in other sectors of economy. अब आप ये कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझ लें कि पंजाब एंड हरियाणा दे हैव गुड फार्म सेक्टर्स, तो पूरी जो इकोनॉमी है वो फार्म सेक्टर पे ही डिपेंड होती है। महाराष्ट्र हमें प्रॉस्परस लगता है बट ओनली इन मुंबई एंड दैट रीजन, गो टू विदर्भ एंड सी देयर। सो इफ प्राइमरी सेक्टर इज प्रॉस्परस, एंटायर इकोनॉमी इज प्रॉस्परस। जब बंगाल का प्राइमरी सेक्टर प्रॉस्परस था तो आप देखोगे बॉलीवुड में केएल सेगल एंड ऑल यूज्ड टू रूल, और जनरली जो सेक्टर था वो बंगाली था। इन मेडिवल टाइम्स दोआब का रीजन रिच था, तो आप देखो रामचरितमानस एंड ऑल दिस कल्चर यूज्ड टू हैव दिस अवधी एंड ब्रज लैंग्वेज। अब वो नहीं बचा, अब अवधी और ब्रज पिछड़ी लैंग्वेज मानी जाती है, कभी उस पर गाने भी नहीं बनते। एक मैंने बस वो बिल्लो रानी कहो तो जान दे दूं, उसमें एक आध अवधी लाइन सुनी है। We generally do not see this Avadhi pop and all. आज मनाते हैं पंजाबी के अलावा पॉप हो ही नहीं सकता है, because that's the language of rich people. That's the language where this agriculture primary sector is rocking. आप देखो तमिलनाडु में their primary sector जो ये कावेरी डेल्टा है, that's rich, तो generally तमिलनाडु is prosperous. और जहां पर वो पुअर है वहां पर उड़ीसा, बिहार, यूपी, वेस्ट ईस्ट यूपी, वो इसलिए छत्तीसगढ़ MP, because their farm is rich, farm is poor. तो फार्मिंग सेक्टर डिसाइड द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लिख लो इसे, farming sector decides the level of general prosperity in region. Farming sector decides the level of general prosperity in region. When farming sector is good, तो जो आपके petty workers हैं, इनकी कंजम्पशन से पैसे बचते हैं, तो they also become consumers. Farming sectors decides the general level of prosperity in the region. भाई जो आपके रिक्शे वाले एंड ऑल हैं, if they have cheap food available, तो दे ऑल्सो बिकम कंज्यूमर, वो भी सामान खरीदते हैं खाने के अलावा। ऐसे उनका सारा पैसा खाने में ही चला जा रहा है, डे टू डे, वो रोज रोज का, रोज ही इसीलिए उसको बोलते हैं, रोज ही रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जिस दिन कर्फ्यू लग गया उस दिन भूखो। मेरठ में एक बार 40 डेज का कर्फ्यू लगा था, हंड्रेड्स ऑफ ये डेली वेजर ये दे डाइड। 40 दिन के कर्फ्यू में उनका इतना पैसा थोड़ी ना कि कुछ खाए, बाहर निकल नहीं सकते, डाइड ऑफ हंगर। चोरी करते हुए पकड़े गए, मारे पीटे, सब हुआ। और मेरा मानना है कि जब आप भूख में हो तो चोरी करना तो बिल्कुल सही है, तो हेल विद योर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार जैसे वो जो रेलवे स्टेशन में घूमते हैं, वो पानी की बोतल चोरी करके उसमें पानी भर के बेचते हैं, गंदा पानी, एकदम ठीक करते हैं। दे डू वेरी राइट, एकदम सही करते हैं वो। जब आप मुझे भूखा रखोगे तो डू नॉट डिजर्व ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर। मैं भूखा हूं, आप शुद्ध पानी पियो। सो दे डू वेरी राइट।